हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर सीए फाइनल के स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं, क्योंकि अब नवंबर एग्जाम्स में ज़्यादा समय नहीं है। जैसा कि हमने आपके साथ डियर एक वीडियो में पहले भी बात की थी कि इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2023 के लिए जुडिशियल अपडेट्स की जो फाइल है वो रिलीज कर दी है। इसमें कुल मिला के 13 केस लॉस हैं, जिसमें से 6 केस लॉस नए हैं और बाकी जो 7 केस लॉस हैं वो मई 2023 के फाइल से रोल ओवर किए गए हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो डियर जैसा कि आपको पता है कि हर एक एग्जाम में, हर एक अटेम्प्ट में जो केस लॉस होते हैं वो 12 to 15 मार्क्स तक के आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डियर। और 12 to 15 मार्क्स जो है वो आपके लिए एग्जामिनेशन दिलाने का भी काम कर सकते हैं और जिन बच्चों को लेट से पासिंग में इशू आ रहा है उसको पास कराने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो जो केस लॉस होते हैं वो आपको जरूर से करके जाने चाहिए। और ये देखा गया है कि ज्यादातर जो केस लॉस होते हैं वो आईसीआई अपने रीसेंट जुडिशियल अपडेट की फाइल में से ही देता है, चाहे वो जिस अटेम्प्ट की फाइल हो उस अटेम्प्ट से आ जाए या उसके रीसेंट 1-2 अटेम्प्ट के पहले की केस लॉ की फाइल से आ जाए। ठीक बात है। अच्छा, केस लॉस जो दिए गए हैं डियर वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के बाद में भी दिए गए। आपको पता है स्टडी मैट में भी इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे केस लॉस वगैरह दिए हुए हैं, वो भी केस लॉस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बट ज्यादातर जो केस लॉस आते हैं वो रीसेंट केस लॉस की फाइल से ही आते हैं। ठीक बात है। तो अगर आप लेट से वो सारे के सारे केस लॉस नहीं कर पाते तो कम से कम उन केस लॉस को आपको जरूर से करके जाना चाहिए जो इंस्टीट्यूट ने अपने रीसेंट केस लॉस की फाइल में दिए हुए हैं। अच्छा, तो आपके लिए डियर हमने ना मई 2023 में एक बुक रिलीज की थी जिसका नाम था सीए फाइनल डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉस बुक। तो आप बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया था, बट बहुत सारे बच्चों का फीडबैक था कि सर इतनी बड़ी किताब आपने बना के दे दी, पता नहीं कहाँ कहाँ से केस लॉस आपने इसमें डाल दिया। डियर हमने एक सिंगल भी केस लॉ इसमें ऐसा नहीं दिया था जो हमने अपने मन से डाल दिया हो। ये सारे के सारे केस लॉस या तो आईसीआई के स्टडी मैट के हैं या आईसीआई के रिसेंट जुडिशियल अपडेट के फाइल के थे। पर स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम इतने सारे केस लॉस कर सके। तो इस बार आपके फीडबैक से हमने डियर हमने जो बुक जो नवंबर 2023 के लिए जो हमने मतलब रिलीज की है, हमने इसमें केस लॉस को सब्सटेंशियली कम कर दिया और हमने ना इस बुक को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि हमने केस लॉस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए। अच्छा, एक तो है 15 केस लॉस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं, जो कि बेसिकली कवर करते हैं आपके रीसेंट आईसीआई के जुडिशियल अपडेट की फाइल से केस लॉस, और दूसरे हैं 60 अदर केस लॉस जो कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से कवर्ड है। क्योंकि आपको पता है आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में करीबन 120 के आसपास केस लॉस दिए हुए हैं, तो उसमें से 60 जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं हमने वहां से यहाँ पे आपको कवर करके डाल दिए। अच्छा, अब लेट से आपके पास बिल्कुल ही समय ना हो, अगर आपके पास बिल्कुल ही समय ना हो तो ये जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉस है ये तो डियर आपको किसी भी कीमत में नहीं छोड़ने चाहिए। मींस दीज आर द मस्ट डू केस लॉस जिसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा समय है तो आपको इन 60 केस लॉस को भी देख कर जाना चाहिए, बिकॉज ये केस लॉस एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है और एग्जाम में जो एडजस्टमेंट्स आते हैं उन एडजस्टमेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। क्योंकि डियर जो केस लॉस होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं और एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि जो हमने इस वाली बुक में ओवर आवर मई 2023 एडिशन हमने क्या क्या चेंज किया। तो इसमें ना हमने केस लॉस कम कर दिए और हमने जो कुल मिला के केस लॉस दिए हैं डेट इज 75 केस लॉस, जो कि हमने पिछली बार 100 प्लस दिए थे। इस बार हमने सिर्फ सोर्सेस आपको 75 केस लॉस दिए हुए हैं, जिसमें से 15 जो केस लॉस हैं, जो 15 केस लॉस हैं, ये इस वाले बुक का पार्ट 1 है और 60 केस लॉस इसी वाले जो बुक है इसका पार्ट 2 है। अच्छा, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले कि इस बुक में क्या क्या फीचर्स हैं हम आपके साथ थोड़ी सी और बात करना चाहते हैं कि ये बुक आपको मिल कहां से सकती है। ये बुक आपको मिल सकती है हमारे वेबसाइट से। पहली बात तो आप इसको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। अच्छा, थर्ड आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो ये कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहेगी? ये रहेगी अमेजॉन स्टोर पे और दूसरी रहेगी ये गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले बुक्स पे। अच्छा, तो आप इसे रीड कर सकते हैं अपने आईफोन और आईपैड में भी और अपने एंड्रॉइड फोन और अपने एंड्रॉइड पैड में भी। इसके लिए आपको, अगर आप अमेजॉन वर्जन यूज करना चाहते हैं तो आपको एक ऐप होता है अमेजॉन का जिसका नाम होता है किंडल। आपको वो अपने आईफोन या एंड्रॉइड जो भी आप यूज करते हैं आपको उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। और दूसरा, अगर आप इसे एंड्रॉइड में यूज करना चाहते हैं तो आप मतलब गूगल प्ले स्टोर के जो मतलब बुक्स होती हैं आप उसको वहां से यूज कर सकते हैं। और इवन अगर आप अपने आईफोन या आईपैड में भी यूज करना चाहते हैं तो आप जो है वो एप्पल के प्ले स्टोर में जाके गूगल प्ले स्टोर का ऐप अपने फोन या आईपैड में इंस्टॉल कर लें और वहां पे भी आपको ये वाली बुक अवेलेबल रहेगी। सो जो भी आपके लिए सूटेबल है आप इसको अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हैं।
हम आपको एक बात और रिकमेंड करेंगे कि आपको ना इस वाली बुक की ना प्रिंट कॉपी अपने पास रखनी चाहिए, मींस हार्ड कॉपी रखनी चाहिए। और इस वाले ना बुक को ना हमने आपके स्मार्टफोन्स के लिए या आईपैड वगैरह के लिए हमने इसको मतलब प्रिपेयर किया है। तो अगर आप इसका प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो आप ना 2 पेजेस पर शीट भी आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, इससे आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये सारी की सारी बातें हो गई इस बुक के बारे में। कुछ और फीचर हम आपको बता दें। सबसे पहले इस बुक को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। जो पार्ट 1 है दैट कवर्स 15 सुपर इंपॉर्टेंट केस लॉज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जो आपको अगेन किसी भी कॉस्ट पे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही देखा गया है साहब की इंस्टीट्यूट जो है वो उन्होंने स्टडी मैट में भी केस लॉस दिए हुए हैं, बट ज्यादातर केस लॉस जो आते हैं वो आपके रीसेंट जुडिशियल अपडेट की फाइल से आते हैं। दूसरा, 60 अदर सिग्निफिकेंट केस लॉस सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टडी मैट ऑफ द आईसीए, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पास अगर समय है थोड़ा सा भी तो इन केस लॉस को भी आपको जरूर से करके जाना चाहिए। अच्छा, तो एक तो बात हो गई है, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें बात है कि इसमें हर एक केस लॉ के साथ ना हमने ना क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। तो आपको इस वाले बुक में हर एक जो भी आपको मतलब केस लॉस दिए गए उसके साथ हमने क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। तो जैसे आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आप एग्जैक्टली उस वाले केस लॉ का वीडियो डिस्कशन पार्ट में आप वहां पे मतलब पहुंच जाएंगे, और अकॉर्डिंगली आपको वहां से उस केस लॉ का वीडियो डिस्कशन आपको मिल जाएगा, जो कि हमने उसको डिटेल में आपके साथ उसका एनालिसिस किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इंडेक्स है जहां पे हमने केस लॉ वाइज और पार्ट वाइज इसका इंडेक्स दिया हुआ है। और दूसरा, हमने हर एक केस लॉ के साथ एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। जैसे आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, इट विल टेक यू टू द वीडियो एनालिसिस पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस लॉ। अच्छा, इस वाले वीडियो में डियर हम आपके साथ सिर्फ उन्हीं केस लॉस की बात करने वाले हैं जो कि एक्सक्लूसिवली नवंबर 2023 के फाइल में दी गई है, क्योंकि इसके अलावा जितनी भी केस लॉज है हमने आपके साथ ऑलरेडी इसके वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो हम अकॉर्डिंगली आपके साथ वो सारे का सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर चलें, फिर समय बर्बाद ना करते वो स्टार्ट करते हैं केस लॉ नंबर 1। और हाँ, हमने जो आपके साथ अभी 6 केस लॉस की बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6 केस लॉस इन दिस वीडियो। और वो वाले केस लॉस हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने अपने नवंबर 2023 के जुडिशियल अपडेट की फाइल में दिए हुए हैं, विच इज एक्सक्लूसिवली बिन कवर्ड इन दिस अपडेट फाइल ओनली। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि इस वाले फाइल में कुल मिला के 13 केस लॉज हैं। इसमें से जो 7 केस लॉज हैं इन्होंने रोल ओवर किए हुए हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 13। हाँ चलिए, इसमें ना कुल मिला के 13 केस लॉज हैं, जिसमें से 6 केस लॉज नए हैं और 7 केस लॉज इन्होंने रोल ओवर किए हुए हैं आपके मई 2023 के जुडिशियल अपडेट की फाइल से। ठीक बात है। अच्छा, तो फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, वुड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हाँ एक और छोटी सी बात, हमने ना इस वाली बुक में जो केस लॉज को स्ट्रक्चर किया है वो हमने एग्जाम में जो इंस्टीट्यूट जो आपसे जिस फॉर्मेट में केस लॉज आपसे पूछा करता है, हमने कोशिश की हुई है कि हम जहां तक हो सके उसको उसी फॉर्मेट में स्ट्रक्चर करके आपको दे चले। तो स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। वुड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी सोली टू इट्स मेंबर, ध्यान दीजिएगा, सोली टू इट्स मेंबर मींस ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये जो क्रेडिट फैसिलिटी दे रही है ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को दे रही है। बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P। अब ना इस वाले केस लॉ में जाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज हमारे देश में रूरल इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ठीक बात है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि एक्सक्लूसिवली बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड होती हैं, वो जनरली कोऑपरेटिव बैंक कहलाती हैं। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक हो जाने से भी उनका जो डीएनए होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ही होता है, बट चूंकि होते वो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इसलिए वो 3 सेपरेट लॉस में या उनके ऊपर 3 अलग अलग लॉस अप्लाई करते हैं। और वो 3 अलग अलग लॉस उनमें कौन कौन से अप्लाई करते हैं? उनमें सबसे पहले अप्लाई करता है साहब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दूसरा उनमें अप्लाई करता है बैंकिंग लॉस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965, और तीसरा उनमें अप्लाई करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक बात है। अच्छा, तो अगर आप एक कोऑपरेटिव बैंक हैं, बहुत ध्यान से, अगर आप एक कोऑपरेटिव बैंक हैं तो आपके ऊपर मल्टीपल लॉस अप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1965, अच्छा बैंकिंग लॉस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 और आरबीआई एक्ट 1934। अच्छा, अब होता क्या, क्योंकि हमारे देश में साहब कोऑपरेटिव बैंक्स को, क्योंकि उनका जो डीएनए है वो है तो क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए ओवर एंड अबव प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और बैंकिंग कंपनीज। और हमारे देश में साहब जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये बहुत बड़ी कोऑपरेटिव बैंक्स बनती जा रही हैं, और बहुत जगहों पे तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी टफ कंपटीशन दे रही हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने सरकार से रिक्वेस्ट की और कहा कि साहब आप ना कोऑपरेटिव बैंक्स को अनफेयर टैक्स एडवांटेजेस दे रहे हो, जिसकी वजह से हमारे लिए हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बची। तो लॉ मेकर्स ने पिछले कुछ सालों में कोऑपरेटिव बैंक्स को दिए जाने वाले टैक्स एडवांटेजेस कम करने शुरू कर दिए, और उसको जो है वो एट पार लेकर आते जा रहे हैं वो विद अ प्राइवेट सेक्टर बैंक और अ बैंकिंग कंपनी और अ शेड्यूल्ड बैंक। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा,
तो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमारे देश में जो इनकम टैक्स एक्ट है वो उन बेनिफिट्स को जो कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स को एक्सटेंड करता है उसको धीरे धीरे वो विड्रॉ कर रहा है। और इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया गया, और कोऑपरेटिव बैंक्स क्योंकि उनका डीएनए साफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उनको भी मिल जाता है, वो है सेक्शन 80P। सेक्शन 80P कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कुछ इनकम जो होंगे वो 100% उसका डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80P में, ठीक बात है। पर ये डिडक्शन कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं दिया गया। क्यों? अगर ये डिडक्शन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी दे दिया जाता तो सर जी फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फिर शेड्यूल्ड बैंक्स इनसे कंपीट कैसे करते? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि उन बैंक्स को तो अपने इनकम पे नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, तो सेक्शन 80P कहता है कि अगर आप एक कोऑपरेटिव बैंक हैं, तो बहुत ध्यान से मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ इसके पीछे का लॉ क्या है, और फिर हम इस वाले केस लॉ में आएंगे। अच्छा, सेक्शन 80P सबसेक्शन 4 कहता है कि जो सेक्शन 80P में जो भी डिडक्शन दिए गए हैं वो अवेलेबल नहीं रहेंगे, वुड नॉट बी अवेलेबल टू अ कोऑपरेटिव बैंक। तो अगर आप एक कोऑपरेटिव बैंक हैं तो सेक्शन 80P में जो भी डिडक्शंस दिए गए हैं वो आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे। सेक्शन 80P में मल्टीपल प्रकार के डिडक्शंस को कवर किया गया है। अगर आप ओवर इनकम कमाते हैं तो सेक्शन 80P आपको उसका 100% का डिडक्शन दे देगा, और उसमें से एक प्रकार की इनकम ये है कि अगर आप कोई इनकम कमाते हैं फ्रॉम दी बैंकिंग फ्रॉम योर मेंबर्स, मतलब अगर आप अपने मेंबर्स को कोई क्रेडिट वगैरह या कोई लोन वगैरह देते हैं, उससे जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा आप उसका सेक्शन 80P में 100% का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, पर ये जो डिडक्शन है जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स को डिनाई की गई, बट साहब कोऑपरेटिव बैंक्स ना मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे वो हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, जो कि अर्बन भी हो सकते हैं और जो कि रूरल भी हो सकते हैं। तो दो प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक्स को इस डिनायल ऑफ डिडक्शन से बाहर रखा गया, मींस इनको डिडक्शन मिलता रहेगा। और वो दो प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और दूसरा है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। मतलब अगर आप एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं या अगर आप एक प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक हैं, ऑल्दो आप एक कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं, बट आपको जो है वो 80P का डिडक्शन मिलता रहेगा। मींस आपके ऊपर 80P4 अप्लाई नहीं करेगा, जो कि 80P के डिडक्शन को डिनाई करवा देता है, ठीक बात। अच्छा, तो ये तो था एक पूरा का पूरा बैकग्राउंड। अब हमारे केस में क्या हुआ? इस वाले केस में क्या हुआ जिसका नाम है PCID वर्सेस अन्ना साहेब पाटिल मथाड़ी कामगर सहकारी पथ PD लिमिटेड। अब यार मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो सकती है, ठीक बात। अच्छा, इस केस में क्या हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, जो इंगेज्ड है इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज सोली टू इट्स मेंबर्स, जो कि अपने मींस मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मींस ये क्रेडिट फैसिलिटी देती है, मींस ये लोन वगैरह देती है, बट सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को देती है। और उससे जो इनकम आती है, सेक्शन 80P कहता है कि अगर आप अपने मेंबर्स को कोई क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह देते हैं, उससे अगर कोई इनकम आती है तो आप उसका 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80P में, ठीक बात है। पर आपने देखा था कि अभी की सेक्शन 80P4 क्या कहता है कि अगर आप एक कोऑपरेटिव बैंक हैं तो आपके ऊपर 80P का डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, मींस वो इनकम आपकी लायबल टू टैक्स है, ठीक बात है। अच्छा, अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सोली टू इट्स मेंबर्स, इनको हम जनरली क्या दिया करते हैं? क्रेडिट सोसाइटीज। एनी हाउ, अब ध्यान दीजिएगा इशू क्या हुआ। Issue is whether the cooperative society can claim deduction under section 80P available to cooperative societies or it will be considered as a cooperative bank, thus no deduction under section 80P। असेसिंग ऑफिसर ने इनके असेसमेंट के दौरान कहा कि साहब आप तो एक कोऑपरेटिव बैंक हैं और आप 80P को क्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप 80P4 के डिनायल में कवर्ड हो गए। मींस आपके ऊपर 80P4 लग गया, जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स को 80P के डिडक्शन के लिए डिनाई करता है। अच्छा, अब ये मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के इसको इस बात का जजमेंट देना था कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या ये कोऑपरेटिव बैंक है। अगर ये कोऑपरेटिव बैंक है तो इसके ऊपर 80P4 लग गया, और 80P4 लग जाने की वजह से जो 80P का डिडक्शन है वो इसे नहीं मिलेगा। बट अगर ये कोऑपरेटिव बैंक नहीं है तो इसके ऊपर 80P4 अप्लाई नहीं करेगा, मींस इट इज एलिजिबल फॉर 80P डिडक्शन। और 80P डिडक्शन के लिए अगर ये एलिजिबल है तो ये जो लोन वगैरह अपने मेंबर्स को देती है, उससे जो इनकम कमाती है उस पे भी 80P का डिडक्शन इसको मिल जाएगा, ठीक बात। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बहुत ध्यान से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब एक बात सुनो, कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई करता है। कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर 1949 के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई करता है। तो हमें देखना है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोऑपरेटिव बैंक है या अगर कोई इंस्टीट्यूशन बैंक है या नहीं है, उसको हमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक बात। अच्छा,
ध्यान दीजिएगा, अगर आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को पढ़ेंगे, वहां पे बैंकिंग टर्म को डिफाइन किया गया और वहां पे क्या डेफिनेशन दी गई है बैंकिंग की। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इस बैंकिंग की एक्टिविटी को कर रहा है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से है, तब तो उसको बैंक माना जा सकता है या उसको कोऑपरेटिव बैंक माना जा सकता है। मींस आपको उस बैंकिंग एक्टिविटी को करना पड़ेगा जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, तो सवाल बनता है साहब बैंकिंग क्या होती है? देखेंगे, बैंकिंग मीन्स दी एक्सेप्टिंग, मतलब लोगों से एक्सेप्ट करना, मीन्स एक्सेप्ट करना, दी एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। मतलब इस पूरे के पूरे डेफिनेशन में हमारे लिए जो काम के जो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं, व्हाट आर दोस 3 मैजिकल वर्ड्स? अच्छा, फ्रॉम द पब्लिक। तो साहब ये फ्रॉम द पब्लिक का मतलब क्या है? मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन बैंकिंग एक्टिविटीज को करते हुए उस समय माना जाएगा जब वो पब्लिक से डील करता है, जब वो पब्लिक एट लार्ज से डील करता है, जब वो पब्लिक एट लार्ज से डील करता है। क्या मेरी बात समझ पाए? पब्लिक एट लार्ज से डील करने का मतलब है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की फिजिकल या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं रहनी चाहिए, आप किसी से भी डील कर सकते हैं। इट मींस यू आर डीलिंग फ्रॉम द पब्लिक। आर यू गाइस गेटिंग? बट हमारे केस में ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से डील करती है। और डियर, कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने एक्सटेंट तक काम कर सकती है, मींस इसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या होगा वो भी कभी कभी रिस्ट्रिक्टेड होता है कि आप इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से बाहर काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से डील कर रहे हैं, आप पब्लिक एट लार्ज से, आप पूरी की पूरी पब्लिक से डील नहीं कर रहे हैं। आर यू गाइस गेटिंग? तो मेरे साथ साथ देखेंगे, merely because a cooperative society gives credit to its members, it cannot be said to be a cooperative bank. cooperative bank के लिए या cooperative bank आप तभी माने जाएंगे जब आपकी एक्टिविटीज बैंकिंग की तरह से होगी, या जब आपकी एक्टिविटीज को बैंकिंग कहा जा सकता है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं साहब? तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम कोऑपरेटिव बैंक तभी मानेंगे जब उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक्टिविटीज बैंकिंग है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगर वो बैंकिंग नहीं है तो वो कोऑपरेटिव बैंक या बैंक नहीं। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। There is a vast difference between a cooperative society giving credit, इनको हम जनरली कह दिया करते हैं credit societies, to their own members only, and banks providing banking services including credit to the public at large। और अगर आप बैंकिंग के मतलब को देखेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तो वो कहता है कि आपको डील करना है फ्रॉम दी पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये होता है साहब कि आपके ऊपर कोई भी ज्योग्राफिकल या कोई भी तरीके की स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा, देखेंगे मेरे साथ साथ, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डेफिनेशन गिवन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसएससी बोलो तो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने मेंबर्स को क्रेडिट देता है, कैन नॉट बी सेड टू बी अ कोऑपरेटिव बैंक या फिर बैंक। और चूंकि आप एक कोऑपरेटिव बैंक या बैंक नहीं है, तो आपके ऊपर सेक्शन 80P4 का डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा, मींस आप 80P4 में कवर्ड नहीं होंगे और अकॉर्डिंगली आप ATP क्लेम कर सकते हैं। Therefore, Section 80P4 denying the deduction to a cooperative bank would not be applicable. Accordingly, assessee could not be termed to be a bank or a cooperative bank. Being a credit society, it is entitled for ATP deduction. ठीक बात, तो आप ATP का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा डियर, इस वाले केस लॉ को लेके ना इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना सकता है, तो इस वाले केस लॉ को एग्जाम में ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा, is deduction under section 10AA available in respect of foreign exchange gains solely relating to export business of the associate? अब डियर मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे डियर, इनकम टैक्स एक्ट ना आपके बिजनेस इनकम को ना बहुत जगह पे या तो एग्जेम्प्ट दे, या तो उसका एग्जेम्पशन दे देता है, या उसका आपको प्रोवाइड कर देता है डिडक्शन। मतलब किस इनकम का? इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम PGBP। तो कहां पे सर आपको इसका डिडक्शन वगैरह मिल सकता है? आपको ना 10AA में इसका एग्जम्पशन मिल सकता है यदि वो एक्सपोर्ट से डील करता है। अगर ये एक्सपोर्ट की अदरवाइज है तो एक सेक्शन है जिसका नाम है 80IA, ये आपको उसका डिडक्शन दे सकता है। एक है 80IB, ये आपको उसका डिडक्शन दे सकता है, वगैरह वगैरह। मींस देयर आर सेवरल सेक्शंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट जो कि आपको डिडक्शन या एग्जम्पशन देते हैं from your business income or the income that you have earned from the business, the income that you have earned from the business। अच्छा, अब आगे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना सेक्शन 10AA के बारे में बताना चाहता हूँ। सेक्शन 10AA कहता है कि यदि आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना कोई यूनिट स्टैब्लिश किया है, और अगर आप उस
मींस एसईजेड के यूनिट से गुड्स या सर्विसेज या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो आपका प्रॉफिट आएगा फ्रॉम द एक्सपोर्ट, जो आपका प्रॉफिट आएगा फ्रॉम द एक्सपोर्ट बिजनेस, जो आपका प्रॉफिट आएगा फ्रॉम द एक्सपोर्ट बिजनेस, आप उसका एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं पहले 5 असेसमेंट ईयर के लिए 100%, अगले 5 असेसमेंट ईयर के लिए 50% और अगले 5 असेसमेंट ईयर के लिए 50%, प्रोवाइडेड कि आप जो है प्रॉफिट को का एक हिस्सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसमें कुछ और भी कंडीशंस होते हैं जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती है। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि सेक्शन 10AA कहता है कि अगर आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया है फ्रॉम योर एक्सपोर्ट बिजनेस, मैं बार बार इस टर्म पे इसलिए एम्फसाइज दे रहा हूं क्योंकि डियर ऐसे केस लॉस को एग्जाम में अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। अगर आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं फ्रॉम योर एक्सपोर्ट बिजनेस, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10AA, प्रोवाइडेड कि आप उसके बाकी कंडीशंस को पूरा करते हैं। ठीक बात। अच्छा, तो सवाल बनता है सर कि अगर कोई प्रॉफिट है फ्रॉम द बिजनेस, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत पहले, आई थिंक 2013 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ आया था मतलब सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम था CIT वर्सेस ऑर्शिव फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, CIT वर्सेस ऑर्शिव फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जहां पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी प्रॉफिट या आपकी इनकम जो बिजनेस से है या नहीं, उसके बारे में कुछ इंटरप्रिटेशंस बताए थे, उसके बारे में कुछ मतलब टेस्ट बताए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो इनकम जो कि आपके बिजनेस से डायरेक्टली लिंक्ड है, मींस जो आप अपने कस्टमर से कमा रहे हो, उस इनकम को हम कह सकते हैं इनकम फ्रॉम द बिजनेस और इनकम फ्रॉम PGBP, और अकॉर्डिंगली आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80IA में या 80IB में, और अकॉर्डिंगली आप उसका एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो सेक्शन 10AA में अगर वो एक्सपोर्ट से डील करती है। मतलब ये हुआ कि इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम PGBP वो बिजनेस या वो इनकम होगी जो कि आपको आपके कस्टमर से मिल रही है, अच्छा, अब लेट्स से कि मैं कंपनी हूं जिसका नाम है A लिमिटेड, मैंने अपने कस्टमर को गुड सेल किया और वहां से मैंने लेट से 10 लाख रुपए कमाया। ठीक बात है। अच्छा, मैं लेट से सेक्शन 80IB मैं मान लीजिए सेक्शन 80IA में अपने 100% प्रॉफिट का एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूं, मींस मैं अपने 100% बिजनेस प्रॉफिट का एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूं। ठीक बात है। अच्छा, अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, 80IB लेट से फॉर एग्जांपल, अब लेट से कि मैंने ना 10 लाख रुपए अपने कस्टमर्स को गुड सेल करके कमाया और लेट से गवर्नमेंट ने मुझे DBK दे दिया, मींस ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया 2 लाख रुपए का। गवर्नमेंट ने मुझे ड्यूटी फ्री रिफ्रेशमेंट सर्टिफिकेट दिया और ड्यूटी एंटाइटमेंट पासबुक स्कीम दे दी और साथ में मुझे ना उन्होंने इंपोर्ट एंटाइटमेंट लाइसेंसेस दे दिए। मैंने ना इनको भी सेल कर दिया और इनको सेल करके लेट से मैंने 10 लाख रुपए और कमा लिए। अच्छा, जो DBK है मींस जो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिला या जो आपको ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट मिला या जो आपको ड्यूटी एंटाइटमेंट पासबुक स्कीम मिली या जो आपको इंपोर्ट एंटाइटमेंट लाइसेंसेस मिला, अगर आप उसको सेल करके कोई भी प्रॉफिट कमाते हैं तो सेक्शन 28 कहता है कि साहब ये जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वो आपके PGBP की इनकम और अकॉर्डिंगली वो आपके बिजनेस इनकम मान के उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये कहता है सेक्शन 28। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं साहब? अच्छा, अब होता क्या, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। चूंकि A लिमिटेड को सेक्शन 80IA 80IB वगैरह वगैरह कोई सेक्शन कहता है कि आप 100% अपने बिजनेस प्रॉफिट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, आप 100% अपने बिजनेस प्रॉफिट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब सवाल बनता है कि मैंने अपने कस्टमर से 10 लाख रुपए कमाए और मैंने बाकी 12 लाख रुपए और कमाए, तो सवाल बनता है कि मुझे जो 80IA या 80IB वगैरह का डिडक्शन मिलेगा ये 10 लाख पे मिलेगा या 22 लाख पे मिलेगा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपको डिडक्शन मिलेगा ये आपको आपके बिजनेस प्रॉफिट से मिलेगा, मींस बिजनेस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि आप अपने कस्टमर से कमाते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने अपने कस्टमर से सिर्फ 10 लाख रुपए कमाया, ये जो 2 लाख और ये जो 10 लाख रुपए है या आपने अपने कस्टमर से या आपने अपने कस्टमर की वजह से या आपने ये जो पैसे हैं आपको आपके कस्टमर से फ्लो नहीं हो रहे, ये एंसिलरी प्रॉफिट्स हैं। दीज आर द एंसिलरी प्रॉफिट्स, जो कि हम ये नहीं कह सकते कि आपको बिजनेस की वजह से आ रहे हैं। तो सो दीज आर द एंसिलरी प्रॉफिट्स व्हिच कैन नॉट बी सेड टू बी डायरेक्टली ओरिएंटेड और व्हिच कैन नॉट बी सेड टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कस्टमर्स। इसलिए ये जो प्रॉफिट्स होंगे, बहुत ध्यान से, ये जो प्रॉफिट्स होंगे ये वाले ये एंसिलरी प्रॉफिट्स हैं और इसका आपको डिडक्शन या एग्जम्पशन 10AA में नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? क्योंकि ये जो दोनों प्रॉफिट्स हैं कस्टमर से फ्लो नहीं कर रहे हैं। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जजमेंट दी थी। ठीक बात। इसलिए जब भी आप सेक्शन 10AA के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आपके SEZ यूनिट ने कोई प्रॉफिट कमाया है फ्रॉम DBK और कोई प्रॉफिट आया है फ्रॉम द सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस वगैरह वगैरह, तो आप उसको एक्सपोर्ट प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनाते, आपको उसको वहां से हटाना पड़ता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत पुराना जजमेंट है। अच्छा, तो सर जी मुद्दे वाली बात क्या, इस वाले केस लॉ का इससे क्या लेना देना? अच्छा,
ये केस लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। इस वाले केस लॉ में क्या हुआ कि लेट्स से मैंने ना $10,000 का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अपने यूएस के क्लाइंट को सेल कर दिया, ठीक है। लेट्स से मैं एक कंपनी हूं जिसका नाम है ए लिमिटेड, मेरा एक यूएसए का क्लाइंट है, मैंने इसे $10,000 का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाकर सेल कर दिया। अगर ये मुझे हाथों हाथ पेमेंट कर देता तब तो बात खत्म हो जाती, पर सर जी पेमेंट हाथों हाथ नहीं आती। पेमेंट हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, एज पर द टर्म्स ऑफ द सेल्स आपकी पेमेंट आएगी। पर जैसे मैं ये सेल्स करूंगा, मैं इस ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। और यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ सेक्शन 43A साथ में ICDS 6, ठीक बात है, जो कहता है कि अगर आप कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या फिर अगर आप कोई मॉनेटरी आइटम करते हैं, अगर आप कोई सेल कर रहे हैं टू द कस्टमर्स, दैट इज बेसिकली मॉनेटरी आइटम। अगर आप कोई मॉनेटरी आइटम करते हैं तो आपको उसकी इनिशियल रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, और इनिशियल रिकॉर्डिंग आपको ट्रांजेक्शन डेट के रेट पे करनी पड़ेगी। तो लेट्स से मैंने जिस दिन ट्रांजेक्शन किया उस दिन लेट्स से $80 का मिल रहा है, तो मैंने अपने पास डेटर रिकॉर्ड कर लिया, मैंने अपने पास फॉरेन डेटर रिकॉर्ड कर लिया 8 लाख रुपए का, मैंने अपने पास फॉरेन डेटा रिकॉर्ड कर लिया 8 लाख रुपए का। अच्छा, अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ये जो $10,000 है या 8 लाख रुपए हैं, ये मेरा एक्सपोर्ट है, ये मेरा एक्सपोर्ट है, और इसका मैं 10AA में एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल हूं, ठीक बात है। बट लेट्स से 3 महीने के बाद जब ये पेमेंट आती है तो सामने वाले जो मेरा जो यूएस का कस्टमर है वो तो साहब मुझे $10,000 पे करेगा, वो मुझे $10,000 पे करेगा। पर हाँ, ये जो $10,000 इसकी तरफ से फ्लो करेंगे, ये मेरे पास इंडिया में मेरे अकाउंट में आएंगे कंसिडरिंग द फॉरेक्स रेट, कंसिडरिंग द फॉरेक्स रेट, ठीक बात है। मैंने इनको $10,000 का सेल किया, मैंने अपने पास उस दिन के फॉरेक्स रेट के हिसाब से 8 लाख रुपए का डेटा रिकॉर्ड कर लिया। पर जब ये पेमेंट उनके पास से मेरे पास आएगी तो वो भेजेंगे तो $10,000, बट मैं उसको अपने पास किस पे रिकॉर्ड करूंगा, INR में, कंसिडरिंग द रेट ऑफ द डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिसीव्ड। क्या मेरी बात समझ पाए? तो लेट्स से जिस दिन ये पेमेंट आ रही है उस दिन डॉलर जो है वो 82 रुपीज का हो गया, तो मैं एक्चुअली कितना रिसीव करूंगा, 8.20। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं साहब? मैंने एक्चुअली रिसीव $10,000 ही किए हैं अपने कस्टमर से, बट सर जी INR आपका डेप्रिशिएट हो गया और वो अब 82 का मिलता है, तो आपके पास जो इंडियन करेंसी में जो पैसे रिपेट्रिएट होके आएंगे वो 8,20,000 रुपए आएंगे। आर यू गाइस गेटिंग? क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इस 8.20 को देखेंगे तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है साहब 8 लाख रुपए और एक है 20,000 रुपए। सर क्या बात है? अच्छा, ये जो 8 लाख रुपए हैं इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो 8 लाख रुपए एक्सपोर्ट से डील करता है, कि जो आपने एक्सपोर्ट किया था इससे डील करता है, और आप इस 8 लाख के लिए सेक्शन 10AA क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। पर ये जो 20,000 रुपए हैं साहब, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? क्या यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट का वो वाला जजमेंट लगा दूं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में और शिव फार्मा के केस में दिया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ वो प्रॉफिट्स डिडक्शन या एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हैं जो कि आपके डील करते हैं फ्रॉम द बिजनेस, और जो एंसिलरी प्रॉफिट्स हैं वो उसमें आपको डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अच्छा, डिपार्टमेंट उसी जजमेंट की बैकिंग को लेकर 20,000 रुपए को पे 10AA नहीं दे रहा था और कह रहा था कि साहब आपको इस पे सेक्शन 43A और ICDS 6 लगाना पड़ेगा, इस पे 20,000 को आपको अपना रेवेन्यू इनकम मानना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग? एसएससी कहता है कि नहीं, ये जो 20,000 रुपए हैं ये भी मेरे एक्सपोर्ट बिजनेस से ही डील करते हैं। मामला बढ़ते बढ़ते चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सारा झगड़ा इस चीज का है। देखें, ये जो 8 लाख रुपए हैं इसमें कोई इशू नहीं है, ये एसएससी भी मानता है, डिपार्टमेंट भी मानता है कि दिस इज फ्रॉम द एक्सपोर्ट और इस पर 10AA अवेलेबल है। सारा जो इशू है साहब वो है इस 20,000 का क्या होगा, सारा जो इशू है वो ये है कि इस 20,000 का क्या होगा। क्या इस 20,000 को मैं ये मानूंगा कि इट इज फ्रॉम द एक्सपोर्ट? अगर मैं ये मान लेता हूं तो इस पे भी मुझे 10AA मिल गया, ये 20,000 रुपए मेरी एग्जम्प्ट हो गई। बट अगर मैं इसको ये नहीं मानता कि इट इज फ्रॉम द एक्सपोर्ट बिजनेस, तो ये मैं एंसिलरी प्रॉफिट मानूंगा विच इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन और एग्जम्पशन, और अकॉर्डिंगली इसमें मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक बात है। मामला बढ़ते बढ़ते पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और ध्यान दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखेंगे मेरे साथ से। केस लॉ है डियर, CIT वर्सेस कॉन्जुगेट टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। तो मेरे साथ साथ देखेंगे The SSC, fact of the case and issue, the SSC is engaged in the business of export of software and claiming exemption under section 10AA. अच्छा, issue is whether the SSC shall be allowed a deduction under section 10AA available in respect of foreign exchange gain। तो अगर मैं 8,20,000 की बात करूं जो हमारे केस में एग्जाम्पल में था, उस केस में जो 20,000 रुपए हैं वो फॉरेन एक्सचेंज गेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज गेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो फॉरेन एक्सचेंज गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक बात है। अच्छा, और एंटिटी हमारी कैसी है, सोली रिलेटेड टू, मतलब वो एक्सपोर्ट का काम करती है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है डियर कि जो 20,000 रुपए का गेन जो है
मैं मानता हूं ये आपका एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये फॉरेन एक्सचेंज गेन रिप्रेजेंट कर रहा है, बट क्या आप ये नहीं कह सकते कि ये जो गेन है ये सोली आपके एक्सपोर्ट बिजनेस से या एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन से डील कर रहा है? सर कैसे? ये जो गेन है ये इस $10,000 के कॉन्टेक्स्ट में गेन है। ये जो $20,000 का गेन है, ये जो $10,000 का एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन हुआ था, जो आपने $10,000 का एक्सपोर्ट किया था, उसी डॉलर को तो जब आपने INR में कन्वर्ट किया, सर ये गेन तो उसी से तो आया है। तो ये जो गेन जो $20,000 का है, ऑल्दो ये एक्सपोर्ट बिजनेस से नहीं है, बट ये उसी एक्सपोर्ट बिजनेस से डील करता है जो कि आपने एक्सपोर्ट किया था, जिस पर 10AA अवेलेबल है। ठीक बात है। अच्छा देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन। Section 10AA provides deduction in respect of profits and gains derived from export of article or thing or from the services including computer software। अच्छा, आपको SEZ यूनिट से उन एक्सपोर्ट को करना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा, इन ऑर्डर टू अलाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, बहुत ध्यान से, इट हैज टू बी सीन वेदर सच बेनिफिट earned by the SSC was derived by virtue of export made by the SSC। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो बेनिफिट है वो क्या एक्सपोर्ट की वजह से है, जो बेनिफिट है वो क्या एक्सपोर्ट की वजह से है। अगर आप इन शब्दों को पढ़ेंगे, whether the benefit earned by the SSC was derived by virtue of export made by the SSC। अब डियर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट अगर आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अगर आप इसका डिटेल्ड लीगल एनालिसिस में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट अपने उस जजमेंट से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन में यहाँ पे बातें कह रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने CIT वर्सेस ऑर्चिव फार्मा प्राइवेट लिमिटेड 2013 का केस में कहा था, बट हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करते साहब, अदरवाइज बेवजह कंफ्यूजन फैलेगी। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि यहाँ पे देखेंगे, आपको देखना है कि जो एक्सपोर्ट क्या जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये जो 8-20 का जो प्रॉफिट है, ये 8-20 का जो प्रॉफिट है, ये क्या एक्सपोर्ट बिजनेस से है? अगर ये एक्सपोर्ट बिजनेस से है या ये एक्सपोर्ट की वजह से है, बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपोर्ट, देखेंगे यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स क्या यूज किए, वाज डिराइव्ड बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपोर्ट मेड बाय द SSC। तो ये जो 8-20 है ये क्या बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपोर्ट है? मैं बोलूंगा सर ये जो 8 लाख है ये तो बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट है, बट ये जो 20,000 है इट इज बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ये जो 20,000 रुपए ये बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपोर्ट है, क्योंकि इस पूरे के पूरे 20,000 का जो हमें गेन हुआ है ये उस एक्सपोर्ट की वजह से हुआ है, या ये उस एक्सपोर्ट से डील करता है जो हमने हमारे कस्टमर को किया था। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, मेरे साथ साथ देखेंगे, द एक्सचेंज वैल्यू बेस्ड ऑन अपवर्ड और डाउनवर्ड रूपी वैल्यू इज नॉट इन द हैंड ऑफ द SSC। मतलब आपने साहब फॉरेन करेंसी में ट्रेड किया, उससे आपको एक्चुअली कितना पैसा INR में मिलेगा ये आपके हैंड में नहीं है, क्योंकि रुपये में फ्लक्चुएशन वगैरह होती रहती है। अच्छा देखेंगे, द SSC बीइंग एन एक्सपोर्ट हाउस, अच्छा, द SSC डज नॉट डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ INR, क्योंकि साहब वो तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होता है। द SSC बीइंग एन एक्सपोर्ट हाउस इज मेनली एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट बिजनेस। यहाँ पे SSC ने एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा है SSC यहाँ पर, और यहाँ पे इसने $10,000 का एक्सपोर्ट किया, एंड देयर विल बी अ फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू INR। साहब यहाँ पे गेन भी हो सकता है, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। अच्छा, therefore when the fluctuation in foreign exchange rate was solely relatable to the export business of the SSC, मतलब ये जो सर जी 20,000 का गेन हुआ है ये क्या सोली रिलेटेड है एक्सपोर्ट से? मैंने कहा सर हाँ, कैसे? क्योंकि जो 20,000 का गेन है, जब मैंने $10,000 के एक्सपोर्ट को INR में कन्वर्ट किया तो वो कन्वर्ट होकर 8-20 बना, और जो इनिशियली मैंने 8 रिकॉर्ड किया था उसकी वजह से ये 20,000 का गेन आया। क्या मेरी बात समझ पाए? तो इस लाइन को अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो देखेंगे, एंड व्हेन द फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट वाज सोली रिलेटेबल टू द एक्सपोर्ट बिजनेस ऑफ द SSC एंड द हायर रूपी वैल्यू वाज अर्न्ड बाय वर्च्यू ऑफ सच एक्सपोर्ट कैरिड आउट बाय द SSC। और ये जो हायर रूपी वैल्यू आपने 82 रुपए अर्न की है, ये आपने किस वजह से अर्न की है? जिसको आप कह सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ द एक्सपोर्ट मेड, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA वुड बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फॉरेन एक्सचेंज गेन। तो जो 20,000 रुपए का फॉरेन एक्सचेंज गेन है उस पर भी आप 10AA क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। SAP Labs India Private Limited versus ITO and other appeals 2023 सुप्रीम कोर्ट। दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अब मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 260A, सेक्शन 260 कहता है साहब कि आप जो हाई कोर्ट में अपील लेकर जाएंगे, हाई कोर्ट की जो अपील होगी वो सिर्फ उन्हीं मैटर्स के लिए हो सकती है जो जिसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। मतलब ये हुआ कि आपको पता है साहब, सबसे पहले आप CIT अपील्स में जाते हैं, कुछ केसेस में आप ITAT में डायरेक्टली भी चले जाते हैं। मींस आप ITAT में, CIT अपील्स के बाद आप ITAT में आए, फिर ITAT से आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। पर जो ITAT होता है, जो ट्रिब्यूनल होता है, दैट इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। अच्छा, लेट्स से कि ITAT का कोई जजमेंट आया,
वो या तो एसएससी के फेवर में हो सकता है तो डिपार्टमेंट के फेवर में हो सकता है। अगर वो जजमेंट एसएससी के फेवर में है तो डिपार्टमेंट अपील करेगा, अगर वो जजमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में तो एसएससी अपील करेगा। कभी कभी जजमेंट एसएससी के फेवर में होता है फिर भी एसएससी अपील करता है। अब सर जी कंफ्यूज कर रहे हो आप। अच्छा, मतलब मुद्दे वाली बात क्या, आईटीएटी का जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डियर हमारे देश में लाखों मुकदमे पहले से पेंडिंग है। तो बहुत पहले एक एक्ट में अमेंडमेंट आई जिसमें यह कह दिया गया कि अगर आप आईटीएटी का जजमेंट अगर आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट जो है आपके अपील के में से सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉस को फॉर्मुलेट करेगा और जो भी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी वो उन्हीं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉस पे होगी। सर मान लीजिए मैं जो आईटीएटी के फैसले के या फिर जजमेंट के अगेंस्ट जो हाई कोर्ट में अपील कर रहा हूं, मेरी अपील में लेट से कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। तो अगर लेट से कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो हाई कोर्ट फिर उस मैटर की सुनवाई नहीं करेगा। आईटीएटी ने जो भी जजमेंट दिया वो फाइनल हो गया, आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसमें कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो हाई कोर्ट उस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फॉर्मुलेट करेगा और सुनवाई उसी पे होगी। ठीक बात है। मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि आईटीएटी का जजमेंट या आईटीएटी का ऑर्डर हाई कोर्ट में तभी चैलेंजेबल है जब उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, और सेक्शन 260A इस बात को कहता है। सेक्शन 260A ने क्लियरली हाई कोर्ट को बोला है कि हाई कोर्ट तुम कोई भी ऐसी अपील आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं लोगे जिसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। और बहुत बार डियर हाई कोर्ट्स ने बिना प्रॉपर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हुए एसएससी के अपील को सुनने की हामी भर दी और डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से उसको कैंसिल करवा दिया, उसको इनवैलिड करवा दिया। ठीक बात है। अच्छा, तो फिर मुद्दे वाली बात क्या, ध्यान दीजिए। आर्म्स लेंथ प्राइस एएलपी का डिटर्मिनेशन, एएलपी के डिटर्मिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है साहब? आपको ना कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करने पड़ते हैं। आपको जो है वो एक कंट्रोल ट्रांजैक्शन आपके पास होता है, आपको ना कंपैरेबल एंड कंट्रोल ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और जो आपने ट्रांजैक्शन किया है उसके नेचर के हिसाब से आपको एक अप्रोप्रिएट एएलपी का मेथड चूज करना पड़ता है और इनकम टैक्स रूल्स में जो मेथड्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको फंक्शनल एडजस्टमेंट्स करके एएलपी निकालना पड़ता है फॉर अ कंट्रोल ट्रांजैक्शन। ठीक बात है। अच्छा, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने डियर एएलपी के डिटर्मिनेशन के मैटर्स को सुनने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि आईटीएटी ने जो भी जजमेंट दे दिया वो जजमेंट फाइनल है। क्यों? क्योंकि एएलपी का जो डिटर्मिनेशन होता है उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है ही नहीं, वहां तो साहब कैलकुलेशंस हैं। वहां तो आप देखो ना कि कैलकुलेशंस के हिसाब से आपका एएलपी निकलेगा। देयर इज नो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज सच। इसलिए कर्नाटका हाई कोर्ट ने उन जजमेंट्स को सुनने से मना कर दिया। इसके अलावा भी कुछ हाई कोर्ट थे, उन्होंने सुनने से मना कर दिया। अच्छा, ये कहते हुए कि सेक्शन 260 यहाँ पे फुलफिल नहीं होता, जो कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉस के इश्यू को सुन सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, ये मामला बढ़ते हुए चला गया मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास, अपील चल गई सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें बात तो बिल्कुल सही है, सेक्शन 260A के हिसाब से बात तो हाई कोर्ट की बिल्कुल सही है। ये हाई कोर्ट सिर्फ उन्हीं मैटर्स को सुन सकता है जिन मैटर्स में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। मतलब आईटीएटी का जजमेंट, अगर आप उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील करने जा रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा, मींस अपलेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो हाई कोर्ट जो है वो उस पर सुनवाई नहीं करेगा। मींस हाई कोर्ट कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ अगर फ्रेम नहीं कर पाया तो हाई कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगा। अच्छा, पर अगर आप एएलपी के डिटर्मिनेशन को देखें, तो उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं साहब। उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला, जो एएलपी का ओवरऑल डिटर्मिनेशन होना चाहिए वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स होना चाहिए। मतलब सर आपको पता है डियर, एएलपी के डिटर्मिनेशन के लिए डिफरेंट प्रकार के मेथड्स दिए गए हैं, जैसे कॉस्ट प्लस मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन मेथड, मतलब अच्छा, इसके बाद ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, रीसेल प्राइस मेथड और वगैरह वगैरह। तो देयर आर वेरियस मेथड्स। हाँ, कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड CUP। तो इस तरह के कुछ मेथड्स दिए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ एएलपी, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अच्छा, रीसेल प्राइस मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड एंड कंट्रोल एंड कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड।
सबसे पहली बात तो यह है कि इनमें से आपको अपने ट्रांजैक्शन के हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड चूज करना पड़ता है और उस मेथड को चूज करने के बाद आपको इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से फंक्शनल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला तो काम आपको साहब ये करना पड़ता है। और दूसरा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता है, आप जो एएलपी की पूरी कैलकुलेशन करते हैं वो आप किसी कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। कोई कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन हुई है, मतलब ट्रांजेक्शन हुई है बिटवीन एन एसएससी एंड इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक बात है, और इसको हम कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन का नाम देते हैं। तो आप इसके लिए एक कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। मींस आप एक कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बहुत ध्यान से, आप जिस कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के लिए कोई कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करें, आपको ना वहां पे दो तरीके की कंपैरेटिबिलिटी को इंश्योर करना पड़ता है। एक तो साहब ट्रांजैक्शन लेवल कंपैरेबिलिटी और दूसरी एंटरप्राइज लेवल या कंपनी लेवल एक ट्रांजैक्शन लेवल कंपैरेबिलिटी और दूसरी एंटरप्राइज लेवल कंपैरेबिलिटी। मतलब ये हुआ कि जो आपका कंट्रोल ट्रांजैक्शन है उससे मिलता जुलता मींस उससे कंपैरेबल आपको कोई और ट्रांजैक्शन खोजना पड़ेगा, जिसको आप नाम देते हैं कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। बट सर जी, जब आप उस ट्रांजैक्शन को सर्च करोगे तो जिस एंटिटी ने उस ट्रांजैक्शन को किया उस एंटिटी का भी हमसे मींस हम वो कंपनी है जिसने ये कंट्रोल ट्रांजैक्शन किया, लेट्स से ए लिमिटेड, आपने लेट्स से बी लिमिटेड के किसी ट्रांजैक्शन को कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन बता के उससे हमारे कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन का कंपैरिजन करना चाहा, तो आप अगर उस बी लिमिटेड के ट्रांजैक्शन को हमारे ट्रांजैक्शन से कंपेयर कर रहे हो तो आपको यहां पे ट्रांजैक्शन लेवल कंपैरेटिबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, पर साथ में आपको ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की भी कंपैरेटिबिलिटी देखनी पड़ेगी। मींस इसका भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में कंपैरेबल नहीं है तो यहां पे एंटरप्राइज लेवल या कंपनी लेवल कंपैरेटिबिलिटी इंश्योर नहीं हुई, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन लेवल कंपैरेटिबिलिटी भी यहां पे एक्यूरेट नहीं होगी। मतलब मुद्दे वाले बात टाइम पास नहीं करते साहब। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा कि यार देखो, जब भी तुम्हारे पास ईएलपी के डिटर्मिनेशन से जुड़े इश्यूज आए वहां पे तुम सबसे पहले ये देखो कि आईटीएटी ने जो ईएलपी का डिटर्मिनेशन किया है वो क्या इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स के हिसाब से किया है, और दूसरा क्या जो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया गया था तो क्या वहां पे ट्रांजैक्शन लेवल कंपैरेटिबिलिटी थी, और दूसरा क्या एंटरप्राइज या कंपनी लेवल भी कंपैरेबिलिटी को इंश्योर किया गया था या नहीं किया गया था। तो ये जो दो मैटर्स हैं इसको हाई कोर्ट ये मान सकता है कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज हैं, और अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट इन दो मैटर्स के लिए एएलपी के डिटर्मिनेशन की अपील को भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक बात है। अच्छा, तो जल्दी से मेरे साथ साथ आएंगे और देखेंगे। During the course of an appeal, the Karnataka High Court refused to hear the matters relating to ELP computations, stating that once the tribunal ITAT has determined the ELP, it is final and it cannot be a subject matter of scrutiny by High Court, as it does not give rise to the substantial question of law. अच्छा, Supreme Court observations and decisions. Supreme Court laid down the following guidelines with respect to the powers of High Court to consider substantial question of law involving determination of ELP. सबसे पहला क्या होता है कि जो ELP का डिटर्मिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स रूल्स एंड लॉज। अगर वो इनकम टैक्स रूल्स एंड लॉज के हिसाब से उसका डिटर्मिनेशन नहीं हुआ तो उस एएलपी के डिटर्मिनेशन को आप परवर्स बोलेंगे, और अगर वो परवर्स है तो साहब परवर्सिटी इज इटसेल्फ इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक बात है। अच्छा, एज परवर्सिटी इटसेल्फ कैन बी सेड टू बी अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब मुद्दे वाली बात ये है कि जब एएलपी का डिटर्मिनेशन का इशू हाईकोर्ट के पास आएगा तो हाईकोर्ट उसको भी एक्सेप्ट कर सकता है दो ग्राउंड्स में। पहला ग्राउंड क्या है कि हाईकोर्ट वहां पे चेक कर सकता है कि आईटीएटी के लेवल तक जो एएलपी का डिटर्मिनेशन हुआ है वो क्या एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स हुआ या नहीं हुआ। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा, the High Court can also examine the question of comparability of two companies। मतलब आपको पता है साहब, जब भी आप दो ट्रांजैक्शंस, जब भी आप कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे एंटरप्राइज या कंपनी लेवल कंपैरेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, और दूसरा आपको ट्रांजैक्शन लेवल कंपैरेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। ठीक बात। अच्छा,
तो मेरे साथ साथ देखेंगे ऑफ टू कंपनीज और सिलेक्शन ऑफ फिल्टर्स एंड एग्जामिन वेदर द सेम इज डन जुडिशियली एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट मटेरियल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। द हाई कोर्ट कैन आल्सो एग्जामिन वेदर द कंपैरेबल ट्रांजैक्शंस हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन प्रॉपर्ली और नॉट, दैट इज वेदर नॉन कंपैरेबल ट्रांजैक्शंस आर कंसिडर्ड एज कंपैरेबल ट्रांजैक्शंस। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने एक कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन को एक ऐसे ट्रांजैक्शन से कंपेयर कर दिया जो कि इस कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन से कंपैरेबल ही नहीं था, इधर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल कंपैरेबिलिटी और ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनी लेवल कंपैरेबिलिटी। ठीक बात है। तो इन दो इश्यूज को लेके हाई कोर्ट जो है साहब वो एएलपी के मैटर को भी एक्सेप्ट कर सकता है, considering that it involves a substantial question of law। अच्छा, therefore the view taken by high court in the relevant case law in the relevant case that the transfer pricing matters, the determination of ELP by the tribunal is final and cannot be a subject matter of appeal under section 260A, cannot be accepted. In an appeal challenging the determination of ELP, it is open for high court to examine whether the ELP has been determined as per the provisions of the act and rules, and accordingly can accept to decide and case कंसिडरिंग इट इन्वॉल्विंग द सब्सटेंशियल क्वेश्चन। मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि जब आपके पास एएलपी के डिटर्मिनेशन से जुड़े हुए मामले हैं, जब हाईकोर्ट के पास एएलपी के से डिटर्मिनेशन से जुड़े हुए मामले आए तो वहां पे हाईकोर्ट इन दो बातों को चेक कर सकता है। पहला कि क्या एएलपी का डिटर्मिनेशन आईटीएटी के लेवल पे एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट और रूल्स हुआ है नहीं हुआ, और दूसरा क्या कंपैरेबल्स को सही तरीके से सेलेक्ट किया गया नहीं किया गया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, कैन पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C लेविड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ और बिलेटेड रेमिटेंस ऑफ टीडीएस अंडर चैप्टर 17B टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। डियर फ्रेंड्स, टीडीएस के बारे में ना दो चीजें होती है। एक होता है कि आपको टीडीएस करना था पर आपने एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B टीडीएस नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के टीडीएस के सेक्शंस देखेंगे तो वहां पे कहा गया कि आपको टीडीएस करना होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सम टू द एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सम बाय कैश और बाय व्हाटएवर मोड, और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सम टू द अकाउंट ऑफ द पे व्हिचएवर इज अर्लियर। अच्छा, कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे टीडीएस आपको करना होता है ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सम टू द पे। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी जब आप पे करेंगे एट अ टाइम ऑफ पेमेंट करना होता है। अगर आप सैलरी को अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, मींस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपने अपना एम्प्लॉय का अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आप उस अकाउंट में अपने उस सैलरी को अगर आप क्रेडिट कर देते हैं तो वहां पे टीडीएस का ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होता। अच्छा, तो टीडीएस का ऑब्लिगेशन अराइज हो सकता है इधर एट अ टाइम ऑफ पेमेंट और एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट और बोथ व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक बात है। अच्छा, अगर आप उस टीडीएस को उस तरीके से डिडक्ट नहीं करते, ठीक बात है। एक तो सर जी ये हो सकता है कि आपने टीडीएस को एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नहीं किया, और दूसरा आपने टीडीएस को एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट डिडक्ट कर लिया पर आपने उसे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जमा नहीं किया टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि साहब अगर आप सेक्शन 200 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप टीडीएस करते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल टू फरवरी, तो जिस महीने का आपने टीडीएस किया उसके 7 दिन के उसके मंथ के एंड के 7 दिन के अंदर अंदर आपको टीडीएस जमा करना पड़ता है। और अगर आप यदि टीडीएस करते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च तो आपको उसे 30 अप्रैल तक जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप टीडीएस को एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अगर आप उसे डिडक्ट कर लें, बट अगर आप उसे एज पर द प्रोविजंस अगर आप उसे जमा नहीं करते तो साहब इसमें ना दो अलग अलग प्रकार के आपने हम कह सकते हैं कि आपने लॉ का वायलेशन किया है। पहला क्या है कि आपने टीडीएस को प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से डिडक्ट नहीं किया, तो पहला तो ये है। दूसरा, आपने टीडीएस को एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आपने डिडक्ट तो कर लिया बट उस टीडीएस को आपने समय से जमा नहीं कराया। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखेंगे मेरे साथ साथ। तो पहला एरर क्या हो सकता है जो एसएससी कर सकता है डियर, कि एसएससी कर सकता है, एसएससी हैज फेल्ड टू मेक टीडीएस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो एसएससी ने यदि टीडीएस को प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से नहीं काटा तो सेक्शन 201(1) का इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, और साथ में ना 271C की पेनल्टी लगती है जो प्रोवाइड करता है 100% ऑफ द टीडीएस दैट यू हैव फेल्ड टू डिडक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक बात है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर आपने टीडीएस को समय से नहीं काटा, मींस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नहीं काटा, तो सेक्शन 271C की पेनल्टी और साथ में इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 201(1) है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक तो छोटी छोटी बात आपको बताना चाहता हूँ। जो इंटरेस्ट होता है डियर वो कंपल्सरी नेचर का होता है और जनरली इंटरेस्ट जो लेवी हो गया उसको रिड्यूस या वेव नहीं किया जा सकता, पर जो पेनल्टी होती है वो जनरली क्या वो होती है किसकी, वो होती है पीनल नेचर की। और पेनल्टी जो होती है डियर वो जनरली उसे कम भी किया जा सकता है और उसे व्यू भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 271C की जो पेनल्टी है वो सेक्शन 273B में उसको आप कम भी कर सकते हैं और आप उसको व्यू भी कर सकते हैं अगर कुछ सर्टन, अगर देयर वाज सम रीजनेबल
कॉज फॉर द फेलियर। अच्छा, फिलहाल उसकी बात नहीं करते। तो हमने कहा कि अगर आपने टीडीएस को टाइम से नहीं काटा, अगर आपने टीडीएस को प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के हिसाब से नहीं काटा, तो साहब 201(1)(a) का इंटरेस्ट और 271(c) की पेनल्टी जो प्रोवाइड करती है 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टीडीएस, ठीक है, दैट यू हैव फेल्ड टू मेक। अच्छा, दूसरा है कि आपने टीडीएस को समय से काट तो लिया बट आपने उसको समय से जमा नहीं कराया। उस केस में 201(1)(a) का इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में साथ 276(b) का प्रोसिक्यूशन आता है जो कहता है आपको 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है, 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के बारे में एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं जो भले इस केस में मुझे नहीं करनी चाहिए बट फिर भी कर देता हूं। डियर फ्रेंड्स, जो प्रोसिक्यूशन होता है जहां पे कहा जाता है कि हम एसएससी को जेल में डाल देंगे, पर सर अगर एसएससी कोई कंपनी हुई तो, अगर एसएससी कोई कंपनी होगी तो हम उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को जेल में डाल देंगे, वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है, वो थोड़ा सा वो ओवर हो जाता है। तो हमारे देश में पिछले कुछ सालों में जितने भी सिविल लॉज हैं या जितने भी मनी से जुड़े लॉज हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो साहब इनकम टैक्स एक्ट को भी डीक्रिमिनलाइज किया गया है, जहां पे सीबीडीटी ने सर्कुलर के थ्रू कहा हुआ है, सर्कुलर नंबर 24/2019, जहां पे सीबीडीटी ने कहा हुआ है कि अगर आपने टीडीएस काट लिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, अगर आपने उसको टाइम से जमा नहीं किया, ऑल्दो सेक्शन 276(b) का प्रोसिक्यूशन लग जाता है जो कि 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल की बात करता है। बट अगर वो टीडीएस एक स्पेसिफाइड सम तक का है और यदि डिले इन द डिपॉजिट ऑफ टीडीएस एक स्पेसिफाइड लिमिट तक है, अच्छा अगर वो टीडीएस 25 लाख रुपए तक का है और अगर आपने उसको डिपॉजिट करने का जो डिले है वो 60 दिन तक का है, तो हम आपके ऊपर 276(b) का प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। और अगर आप एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं तो प्रोसिक्यूशन होगा आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द हायर अथॉरिटी। ठीक बात है। तो अभी हमने आपको ये सर्कुलर बताया, इसके बारे में भूल जाए, फिर से हम शुरू करते हैं। हमने कहा कि 2 चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि आपने टीडीएस को एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आपने डिडक्ट नहीं किया, तो 201(1)(a) का इंटरेस्ट और 271(c) की पेनल्टी। ठीक है। अगर आपने टीडीएस को समय से काट तो लिया पर उसको जमा नहीं किया समय से, तो 201(1)(a) का इंटरेस्ट और 276(b) का प्रोसिक्यूशन जो 3 महीने से लेके 7 साल तक की जेल की बात करता है। ठीक बात है। अच्छा, बहुत सारे केस लॉस में केरला हाईकोर्ट ने कह दिया, और उसमें से एक बहुत फेमस केस लॉ है जिसका नाम है यूरोटेक मैरिटाइम एकेडमी, 2019 का केस लॉ शायद, जहां पे केरला हाईकोर्ट ने कह दिया, बहुत ध्यान से, सेक्शन 271 कहता है कि मैं तभी लगूंगा जब तूने टीडीएस को एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट काटा नहीं। पर केरला हाईकोर्ट ने कह दिया कि अगर आपने टीडीएस को समय से काट लिया पर अगर आपने समय से जमा नहीं किया तो भी सेक्शन 271(c) की पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, सेक्शन 271(c) क्या कहता है कि साहब मेरी पेनल्टी सिर्फ वहां लगेगी जब तुमने टीडीएस को समय से नहीं काटा। पर केरला हाईकोर्ट ने मल्टीपल केसेस में बोल दिया कि अगर आपने टीडीएस को समय से काट भी लिया और अगर आपने समय से जमा नहीं कराया मींस अगर आपने डिलेड रेमिटेंस किया या बिलेटेड रेमिटेंस किया, समय से काट लिया पर समय से जमा नहीं कराया, उस केस में भी 271(c) का इंटरेस्ट लग जाएगा, उस केस में भी सेक्शन 271(c) की पेनल्टी लग जाएगी। और केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पे दुनिया की बहुत फेमस लाइन बोली कि साहब कोई भी ऐसा कारण नहीं हो सकता कि आप सरकार का पैसा अपने पास रख के उसे इस्तेमाल करो, इसका कोई आप एक्सक्यूज या रीजन नहीं दे सकते। ठीक बात है। अच्छा चल, मैंने आपको एक बार थोड़ा सा ना सेक्शन 271(c) एक बार पढ़ाता हूं कि ये है क्या, मेरे साथ साथ देखिए। एज पर सेक्शन 271(c) इन केस ऑफ फेलियर टू मेक टीडीएस एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17(b), मतलब अगर आपने चैप्टर 17(b) के हिसाब से टीडीएस नहीं किया, मतलब समय से टीडीएस नहीं काटा। ठीक है। अच्छा, ये आगे की लाइन ना पढ़े, ये फिलहाल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच हैज फेल्ड टू डिडक्ट और पे शैल बी लायबल। अच्छा, ये जो पे है ना, ये भी हमें नहीं पढ़ना क्योंकि सेकंड पॉइंट से डील करता है। सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच ही हैज फेल्ड टू डिडक्ट शैल बी लायबल एज पेनल्टी। मतलब अगर मैं इसको फिर से पढ़ूं तो ये कहता है, सेक्शन 271(c) कहता है कि यदि आपने टीडीएस को एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नहीं काटा तो जितना अमाउंट आपने नहीं काटा उतने का आपको पेनल्टी लग जाएगी सेक्शन 271(c) के हिसाब से। पर केरला हाईकोर्ट ने कह दिया कि साहब अगर आपने टीडीएस को समय से काट भी लिया और अगर आपने उसको समय से जमा नहीं कराया तो भी आपके ऊपर 271(c) की पेनल्टी लग जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, तो एक एसएससी है यहाँ पे हमारे, उन्होंने टीडीएस को टाइम से काट तो लिया बट टाइम से उसको जमा नहीं करा पाए, मींस उन्होंने उसको उस टाइम के बाद जमा कराया जो कि आपका ड्यू डेट है उसके बाद जमा कराया। ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को उठा के इनके ऊपर 271C की पेनल्टी भी लगा दी। अच्छा, अगर आप टाइम से टीडीएस को जमा नहीं करते, अगर आपने टीडीएस को टाइम से काट लिया बट अगर आप उसको टाइम से जमा नहीं करते तो आपके ऊपर ऑलरेडी दो तरीके के कंसिक्वेंसेस हैं। पहला कंसिक्वेंस क्या है कि आपको 2011 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और दूसरा कंसिक्वेंस है आपके ऊपर 276B का प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिपार्टमेंट मेरी बात पे ध्यान से सुनो, अगर तुम टीडीएस को अगर असेसी टीडीएस को समय से काट लेता है बट अगर उसको टाइम से जमा नहीं कराता तो एक्ट ने ना दो कंसिक्वेंसेस पहले से बताए हुए। कौन कौन से? 2011 का इंटरेस्ट और 276B का प्रोसिक्यूशन। एक्ट ने 271C का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ तब बताया हुआ है जब असेसी टाइम से टीडीएस नहीं काटता। अगर वो टाइम से टीडीएस कर लेता है उसके बाद डिलेड रेमिटेंस करता है उस केस में 271C अट्रैक्ट नहीं होता। आर यू गाइस गेटिंग? तो इसलिए जो केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसे, ध्यान दीजिएगा, यूएस टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के केस में ओवर रूल कर दिया और कह दिया कि अगर आपने टीडीएस को टाइम से काट लिया बट टाइम से जमा नहीं करते, मींस बिलेटेड रेमिटेंस करते हो या लेट रेमिटेंस करते हो, उस केस में 271C की पेनल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरे साथ साथ देखें, 271C is applicable in case of failure by the assessee to deduct the whole or part of TDS as required by that. The word fails to deduct used in section 271C are clear and it does not speak about belated remittance of TDS। मतलब एक बार आपने टाइम से काट लिया, अगर आप इसका लेट रेमिटेंस करते हैं टू द काउंट ऑफ CG, उसमें 271C नहीं लगता। अच्छा, on a plain reading of 271C, no penalty would be leviable on belated remittance of TDS after it is deducted by the assessor। ठीक है। अच्छा, the act provides for the consequences for non-remittance of TDS on time as in section 2011A and section 276B। अगर आप TDS को अपने पास काट के रख लेते हैं बट अगर आप उस पैसे को सरकार को जमा नहीं करते हैं तो साहब ऑलरेडी आपके ऊपर 2011A का इंटरेस्ट और 276B का प्रोसिक्यूशन है। आप अलग से बेवजह का, एक्ट ने नहीं कहा फिर भी आप 271C का की पेनल्टी क्यों लगाना चाहते हैं? तो मुद्दे वाली बात क्या है? Thus no penalty is leviable under section 271C on delayed remittance of TDS after deducting it on time। तो अगर आपने टाइम से TDS कर लिया बट अगर आप उसको रेमिट करने में डिले करते हैं तो आपके ऊपर 271C की पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने साहब इस वाले जजमेंट से, यूएस टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल के जजमेंट से, केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को जो उन्होंने यूरोटेक मैरिटाइम एकेडमी और मल्टीपल अदर केसेस में दिया था, सबको ओवररूल कर दिया। और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर आप टीडीएस को टाइम से नहीं काटते तो आपके ऊपर 2011A का इंटरेस्ट और 271C की पेनल्टी, और अगर आप टीडीएस को टाइम से काट के समय से जमा नहीं करते तो आपके ऊपर 2011A का इंटरेस्ट और 276 का प्रोसिक्यूशन लगेगा, 271C की पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, जैसे कि डियर हमने आपके साथ अभी एक थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर आप टीडीएस को टाइम से जमा नहीं करते, मींस अगर आप डिलेड रेमिटेंस करते हैं तो आपके ऊपर ना 276B का प्रोसिक्यूशन लगता है, जो कि आपको 3 महीने से लेके जो कि एसएससी को 3 महीने से लेके 7 साल तक की जेल की बात करता है। पर हमारे देश में डियर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमारे जितने भी सिविल लॉज या मनी लॉज हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। मतलब वहां से प्रोसिक्यूशन के एलिमेंट को कम किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में सीबीडीटी समय समय पर ना सर्कुलर इशू करता है जहां पे सीबीडीटी कहता है कि ऑल्दो प्रोसिक्यूशन बनता है बट हम प्रोसिक्यूशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ साथ वो सर्कुलर थोड़ा सा रीड करें तो देखेंगे सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है। ये सर्कुलर आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, चूंकि इस केस लॉ के लिए रेलेवेंट था तो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 276B, मतलब आपने टीडीएस को काट के समय से जमा नहीं कराया। फेलियर टू पे टैक्स टू द क्रेडिट अंडर चैप्टर 12B छोड़ दें, मतलब चैप्टर 12D छोड़ दें, अंडर चैप्टर 17B। अच्छा, कहते हैं साहब कि अगर आपने टीडीएस काट के टाइम से सरकार को जमा नहीं कराया तो सेक्शन 276B का प्रोसिक्यूशन लग जाता है, जो 3 महीने से लेके 7 साल तक की जेल की बात करता है। पर यदि टीडीएस का अमाउंट 25 लाख रुपए या कम है, 25 लाख रुपए या बिलो है और डिले इन डिपॉजिट 60 दिन से कम का है, मतलब 60 दिन से कम का फ्रॉम द ड्यू डेट, उस केस में प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। बट अगर आप एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं उस केस में प्रोसिक्यूशन होगा, बट विद द अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटीज होगा। ठीक बात है, मींस नॉर्मल सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो केस लॉ है, केस लॉ नंबर 5, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस लॉ है।
यहाँ पे एसएससी ने टीडीएस को काट लिया पर सरकार को जमा करना भूल गया, मतलब ये टाइम से जमा नहीं कर सका। असेसिंग ऑफिसर ने 2011A का इंटरेस्ट लगा दिया, 271C की पेनल्टी लगाना चाहता था पर नहीं लगा पाया, 276B का प्रोसिक्यूशन लगा दिया। अच्छा, एसएससी कहता है कि यार असेसिंग ऑफिसर तुम जो प्रोसिक्यूशन लगा रहे हो, तुम देखो ना कि तुम्हारे डिपार्टमेंट ने ही क्या कहा हुआ है सर्कुलर नंबर 14/2019 में, और हमने जो टीडीएस को टाइम से जमा नहीं कराया, हम तुम्हारे डिपार्टमेंट के ही सर्कुलर के स्कोप में आते हैं, तो इसलिए तुम उस सर्कुलर को फॉलो करो और इस प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दो। ठीक है, मामला बढ़ते बढ़ते हाईकोर्ट चला गया, जहां पे हाईकोर्ट ने भी कहा कि हाँ, चूंकि एसएससी का जो केस है वो सीबीडीटी केस सर्कुलर नंबर 24/2019 में जो इन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट्स वगैरह दिए हुए वहां पे कवर्ड है, इसलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट को प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देना चाहिए। ये नहीं माने, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दो साहब, क्योंकि ये जो एसएससी का जो हम मानते हैं कि एसएससी ने डिफॉल्ट किया, बट वो सीबीडीटी के सर्कुलर नंबर 24/2019 में के स्कोप में कवर्ड है, जहां पे सीबीडीटी खुद कहता है कि यदि अमाउंट ऑफ टीडीएस इन क्वेश्चन 25 लाख तक है और अगर पीरियड ऑफ डिले इन डिपॉजिट और पीरियड ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस 60 दिन से कम है, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। मींस प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट ही नहीं होगी साहब, ड्रॉप क्या होगी। ठीक है, अच्छा तो मेरे साथ साथ देखेंगे। आफ्टर द टीडीएस मेड बाय द एसएससी देयर वाज सम डिले, अच्छा फैक्ट ऑफ द केस इन इशू, देयर वाज सम डिले इन डिपॉजिटिंग इट टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर द अमाउंट ऑफ टीडीएस फेल्ड टू बी डिपॉजिटेड on time and period of such delay was covered within the scope of CBDT circular number 24/2019 dated 9/2019, ठीक है, which listed out the offenses covered under chapter 22 in respect of which prosecution proceedings shall be launched by the sanctioning authority and quantum of offenses monetary threshold। जैसे अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ था कि अगर आप सेक्शन 276B के ऑफेंस में कवर्ड है, अगर आप सेक्शन 276B के ऑफेंस में कवर्ड है, जो कहता है कि आपने टीडीएस कर लिया बट आपने टाइम से जमा नहीं कराया, उस केस में 25 लाख रुपए तक का जो टीडीएस है और साथ में अगर डिले 60 दिन तक का है, मतलब 60 दिन से कम है, उस केस में आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट ही नहीं होगा। बट अगर लेट्स से एसएससी जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकता है, बट विद द सैंक्शनिंग ऑफ द हायर अथॉरिटी। ठीक है, अच्छा तो मेरे साथ साथ देखेंगे साहब हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन and decision considering the CBDT circular where it is mentioned that prosecution under section 276B shall not be proposed when the amount involved or the period of default was not substantial, मतलब हमारे केस में 25 लाख और 60 दिन and covered within the circular and the amount of default has been deposited in the meantime to the credit of central government, मतलब आपने टाइम से जमा नहीं कराया बट आपने उसको 60 दिनों के अंदर अंदर आपने जमा कर दिया। अच्छा, द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एसएससी हैज बीन क्वेश्चन, मतलब हाईकोर्ट ने जो डिपार्टमेंट ने एसएससी के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी थी, हाईकोर्ट ने उस प्रोसीडिंग को क्वेश कर दिया, मतलब उसको हटा दिया, खत्म कर दिया। होल्डिंग दैट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हैड बीन डिपॉजिटेड विद इंटरेस्ट दो देयर वाज सम डिले इन डिपॉजिटिंग टैक्स। यहाँ पर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, या दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स TDS has been deposited with interest। डियर फ्रेंड्स ध्यान दें, हमने आपको कहा था कि अगर आप टीडीएस को काट के समय से जमा नहीं करते तो पहला जो कंसीक्वेंस आता है वो आता है 2011A का इंटरेस्ट, और दूसरा जो कंसीक्वेंस आता है वो आता है 276B का प्रोसिक्यूशन। आपको रिलीफ प्रोसिक्यूशन से तो मिल सकता है बट इस इंटरेस्ट से नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, और इंटरेस्ट सर जी कंपनसेटरी नेचर का होता है, इसलिए 99% ऑफ द इंटरेस्ट केसेस में इंटरेस्ट का वेवर या रिडक्शन नहीं होता। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं इनकम टैक्स एक्ट में जहां इंटरेस्ट का भी वेवर और रिडक्शन हो सकता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद रिकॉल कराऊं तो एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 222, अच्छा 220 सबसेक्शन, सेक्शन 220 सबसेक्शन 2, जहां पे इंटरेस्ट लगता है, जिसमें सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 है उसके वेवर की बात कर देता है। ठीक है, बट वो रेयर केसेस है, मोस्टली इंटरेस्ट का रिडक्शन या वेवर नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि साहब अगर आप इंटरेस्ट के साथ उस टीडीएस को जमा कर देते हो, जो प्रोसिक्यूशन है वो आप पे ड्रॉप हो जाएगा। मामला डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट तो ले गया, अच्छा डिपार्टमेंट सर जी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तो ले गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया और कहा कि हाँ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग क्वेश कर जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट केस लो, अगर आपने इस बार का आरटीपी देखा है तो इस बार इसको इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में दे दिया, मींस हाउ प्रोएक्टिव। अब साहब ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा जो आईसीआई है वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होता जा रहा है। अच्छा देखेंगे इस वाले केस में आने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको ना एयरलाइंस इंडस्ट्री की वर्किंग के बारे में बताना चाहता हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा।
डियर फ्रेंड्स, जो एयरलाइंस या जो एविएशन कंपनीज होती हैं, जो कंपनीज जो एयरक्राफ्ट वगैरह ऑपरेट करती हैं, उनमें जो पैसेंजर्स हो सकते हैं, अच्छा, उनमें जो पैसेंजर हो सकते हैं वो पूरी दुनिया से आ सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि लेट्स से कोई फ्लाइट है जो कि यूके से मतलब इंडिया आनी है, तो यूके से उस फ्लाइट को दुनिया का कोई भी पर्सन बोर्ड कर सकता है। मतलब उसके जो पैसेंजर हैं वो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। सर एक बात बताओ, यूके से कोई फ्लाइट इंडिया आनी है, इथोपिया में कोई पर्सन है, तो वो उस फ्लाइट को कैसे बोर्ड कर लेगा? वो पहले यूके जाएगा और यूके से फिर वो बोर्ड करके इंडिया आएगा। मींस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके जो कस्टमर है वो पूरी दुनिया में जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं और इसके कस्टमर पूरी मतलब दुनिया से आ सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, तो डियर, चूंकि खास तौर पे जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं, जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल होता है, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है जिसका नाम है IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक बात है। अच्छा, ये पूरी दुनिया में एयर ट्रैवल को या एयर ट्रैवल के बिजनेस को, प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है और उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, IATA का एक सिस्टर कंसर्न है जिसका नाम है BSP, बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान, जिसका मेन काम है अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह रखना और सेटलमेंट का काम देखना। अच्छा, अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से कोई मान लीजिए कि मतलब सिंगापुर एयरलाइंस है, जिसको लेट्स से यूके से इंडिया कोई फ्लाइट ऑपरेट करनी है। ठीक बात है। अच्छा, तो उस फ्लाइट का टिकट का प्राइस क्या होगा, इसका भी डिटर्मिनेशन IATA करता है और लेट्स से वो टिकट का प्राइस फिक्स करता है लेट्स से 1 लाख रुपए। लेट्स से फ्लाइट आनी है फ्रॉम यूके टू इंडिया ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस और इसका जो टिकट का प्राइस है वो IATA करता है। तो सर क्या IATA हर एक एयरलाइंस कंपनी के लिए टिकट का प्राइस सेपरेटली फिक्स करता है? नहीं डियर, वो ना मतलब डेस्टिनेशन वाइज करता है। मींस ओरिजिन कहाँ है और आपको जाना कहाँ है, उसके हिसाब से वो टिकट का प्राइस फिक्स करता है। भले एयरलाइंस कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस हो मतलब और मींस एतिहाद हो, एयर इंडिया हो, कोई भी हो सकती है। आपको इसका जो टिकट का प्राइस है वो मींस लोकेशंस के बीच में जो है वो IATA फिक्स करता है। ठीक है। तो लेट्स से IATA ने लेट्स से ने यूके टू इंडिया का जो ट्रैवल है उसका जो टिकट का प्राइस है लेट्स से उसने फिक्स कर दिया 1 लाख रुपए। ठीक बात है साहब। सो इट इज कॉल्ड बेस टिकट प्राइस। इससे ज्यादा टिकट का सेल्स प्राइस नहीं हो सकता। ठीक बात है। अच्छा, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो बेस टिकट प्राइस होता है साहब, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। मींस इससे ज्यादा इस टिकट का सेल्स प्राइस नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये बेस टिकट प्राइस फिक्स करके ये जो मतलब टिकट्स जो हैं ये ट्रैवल एजेंट्स को दे दिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो टिकट की जो सेल होता है वो ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू ही होता है। अच्छा, ट्रैवल एजेंट्स के पास टिकट पहुंच गए जो कि सिंगापुर एयरलाइंस के हैं, जहां पे आप यूके से इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें बेस टिकट प्राइस लिखा हुआ है 1 लाख रुपए। मतलब ट्रैवल एजेंट इसको 1 लाख रुपए से ज्यादा का सेल नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, सिंगापुर एयरलाइंस जो है वो ट्रैवल एजेंट को बोलती है, लेट्स से मींस इंस्ट्रक्ट करती है कि आप इसे 70,000 रुपए का सेल करें। सर क्यों? सेल प्राइस तो 1 लाख रुपए है। नहीं, मैक्सिमम सेल प्राइस 1 लाख रुपए, मैक्सिमम सेल प्राइस। और जो टिकट का जो एक्चुअल सेल प्राइस होता है डियर, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होता है। सिंगापुर एयरलाइंस अपने ट्रैवल एजेंट्स को इसे 1 लाख रुपए से ऊपर सेल करने को नहीं बोल सकती, उससे कम में बोल सकती है। तो लेट्स से कि यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने ट्रैवल एजेंट्स को बोला कि आप इसे 70,000 रुपीज का सेल करें। मींस हम आपसे एक टिकट का 70,000 रुपए लेंगे और हम आपको 7% का लेट्स से कमीशन देंगे, और जो हम आपको कमीशन देंगे वो यूजुअली बेस टिकट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने ट्रैवल एजेंट्स को बोला यार आपने इसको 70,000 रुपीज का सेल करें और हम आपको पर टिकट 7,000 रुपए का कमीशन देंगे, बिंग 10% ऑफ बेस सेल्स प्राइस, बिंग 10% ऑफ बेस सेल्स प्राइस। ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से एक ट्रैवल एजेंट है जिसका नाम है लेट्स से ट्रैवल एजेंट है जिसका नाम है लेट्स से थॉमस कुक। ठीक है। इसके पास लेट्स से यूके से लेके इंडिया के सिंगापुर एयरलाइंस के लेट्स से 1000 टिकट्स हैं अलग अलग फ्लाइट्स के। अच्छा, सिंगापुर एयरलाइंस इनको बोला हुआ है कि यार एक टिकट आप 70,000 रुपए का सेल करेंगे, मींस हम आपको जो सेलिंग प्राइस जो हम आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं दैट इज ₹70,000। आप उसको चाहे कितने का भी सेल करें, हमें लेना देना नहीं है। हमें हर एक टिकट का आपसे 70,000 रुपए चाहिए, और हम आपको हर एक टिकट पे जो भी आप सेल करेंगे उस पर हम आपको 10% कमीशन ऑफ बेस सेल्स प्राइस दे देंगे, मतलब 7,000 रुपए। क्या मेरी बात समझ पाए साहब? अच्छा, अब ये ट्रैवल एजेंट के ऊपर है कि वो उस टिकट को, भले एयरलाइंस कंपनी ने उसको 70,000 का सेल करने को बोला है, वो 70,000 का सेल करें, 75 का सेल करें,
80 का सेल करे, 85 का सेल करे, 1 लाख का सेल करे, 1,05,000 का सेल करे? नहीं सर, क्यों? 1 के ऊपर आप नहीं जा सकते, 1 लाख के ऊपर नहीं जा सकते, बिकॉज दैट इज अ बेस टिकट प्राइस। मतलब अब वो 70 से लेके 1 लाख के बीच में किसी भी अमाउंट का वो टिकट वो सेल कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, एयरलाइंस के जो टिकट होते हैं वो हवाई जहाज के टेक ऑफ के आधे घंटे पहले तक सेल हो रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? तो डियर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है प्राइस में। तो एयरलाइंस कंपनी के जो टिकट्स हैं वो ट्रैवल एजेंसी अलग अलग प्राइसेस में सेल कर सकती है, और ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टिकट एक ही प्राइस में सेल हो। ठीक बात है। अच्छा, तो मानने हमने आपको एक बेसिक सी बात बता दी, और एक दो और मतलब छोटी छोटी बात है। जो भी टिकट प्राइस IATA को फिक्स करके देता है, एयरलाइंस कंपनी उसकी जानकारी इंडिया में अगर वो इंडिया से रिलेट करती है तो उसकी जानकारी वो DGCA को दे देती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और DGCA उसमें अपना स्टैंप लगा देता है। ठीक बात है। अच्छा, ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं, लेट्स से किसी ट्रैवल एजेंट को 1000 टिकट्स मिले, तो ट्रैवल एजेंट ने उन टिकट्स को कितने कितने प्राइस में सेल किया, उन टिकट का बेस प्राइस कितना था, ट्रैवल एजेंट का कमीशन कितना था जो कि उसको एयरलाइंस कंपनी देने वाली थी, ये सारी की सारी जानकारियां वो IATA के BSP को दे देता है, जिसका नाम है बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान। वो इसकी अकाउंटिंग करता है, मींस BSP इसकी अकाउंटिंग करता है और पैसों का सेटलमेंट करता है। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, और ट्रैवल एजेंट्स इन टिकट्स को पैसेंजर्स को सेल कर सकता है, और ट्रैवल एजेंट्स इन टिकट्स को 70,000 रुपए से 1 लाख के बीच में किसी भी प्राइस का सेल कर सकता है। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, तो ये हमने आपको थोड़ा सा एयरलाइंस कंपनीज, इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनीज के टिकट का सेल कैसे होता है और उसका हमने आपको एक ओवरऑल एक बेसिक मॉडल बताया। अब मेरी बात में ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक आपके एक्ट में सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 194H। 194H मैंने आपको थोड़ा सा एक बार वो सेक्शन पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 194H, कमीशनल ब्रोकरेज, TDS ऑन कमीशनल ब्रोकरेज। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा मेरे साथ साथ पढ़ना चाहें, एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF, और इंडिविजुअल HUF साहब तब जब उनका जो है वो टैक्स ऑडिट उनके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उतना उनका टर्नओवर था, मतलब बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा और सर्विसेज से जो रिसिप्ट हो 50 लाख से ज्यादा। एनी पर्सन not being an individual HUF who is responsible for paying to a resident any income by way of commission or brokerage shall at a time of credit of such income to the account of payee or at a time of payment in cash or by मतलब किसी भी मोड में आपको TDS करना पड़ेगा at the rate of 5%। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है कि अगर आप किसी भी रेजिडेंट को कोई पैसा दे रहे हैं इन द नेम ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, इन द नेम ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, आपको 194H का TDS करना पड़ेगा। ठीक बात। अच्छा, कमीशन या ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है देखेंगे। कमीशन और ब्रोकरेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन, अच्छा, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड और फॉर एनी सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ, अच्छा मतलब हो गया जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात थी वो हमने सारी की सारी देख ली। अच्छा, हमने कहा कमीशन ऑफ ब्रोकरेज क्या होता है। कमीशन ऑफ ब्रोकरेज कोई भी पेमेंट होता है जो कि डायरेक्टली जाए या इनडायरेक्टली जाए, जो एक ऐसे पर्सन के पास जा रही है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो पर्सन किसी और पर्सन के बिहाफ में एक्ट कर रहा है और उसके बिहाफ में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब साहब चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। सिंगापुर एयरलाइंस थॉमस कुक को जो पेमेंट कर रही है, क्योंकि थॉमस कुक सिंगापुर एयरलाइंस के बिहाफ में काम कर रहा है और सिंगापुर एयरलाइंस के टिकट को सेल कर रहा है, तो वो जो पेमेंट होगी जो सिंगापुर एयरलाइंस थॉमस कुक को करेगी फॉर सेलिंग द टिकट्स ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस, वो कमीशन और ब्रोकरेज कहलाएगा, और अकॉर्डिंगली सिंगापुर एयरलाइंस को उस पर 194H का TDS करना पड़ेगा 5% के रेट पे। अच्छा, अब अगर आप 194H को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है साहब थॉमस कुक पे 194H का TDS होगा यदि थॉमस कुक एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, मतलब सिंगापुर एयरलाइंस, मतलब थॉमस कुक और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन हो, मतलब एयरलाइंस कंपनी और सिंगापुर एयरलाइंस, मतलब अच्छा सिंगापुर एयरलाइंस और थॉमस कुक इनके बीच में PA रिलेशन हो, मतलब सिंगापुर एयरलाइंस प्रिंसिपल हो और थॉमस कुक एजेंट हो। अगर थॉमस कुक एजेंट है तब तो 194H लगेगा, अगर थॉमस कुक एजेंट नहीं है, मींस वो सिंगापुर एयरलाइंस के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा, तो 194H नहीं लगेगा। आर यू गाइस गेटिंग? और अगर थॉमस कुक एजेंट हो गया, मींस वो सिंगापुर एयरलाइंस के बिहाफ पे काम कर रहा है और वो सिंगापुर एयरलाइंस के टिकट को सेल कर रहा है, अब मेरे शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तो उस टिकट को सेल करते हुए उसे पैसे या तो सिंगापुर एयरलाइंस से डायरेक्टली आए
या किसी थर्ड पार्टी से आए, मींस सिंगापुर एयरलाइंस से इनडायरेक्टली आए या किसी थर्ड पार्टी से आ रहे हैं, वो दोनों अमाउंट पे सिंगापुर एयरलाइंस को 194H के हिसाब से टीडीएस करना पड़ेगा 5% के रेट पे। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फिर से अपनी कहानी पे आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस ने थॉमस कुक द ट्रैवल एजेंट उसको बोला कि यार 70,000 रुपए का तुम जो है वो टिकट सेल कर देना। थॉमस कुक जो है उसको 70,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक का किसी भी प्राइस पे सेल कर सकता है। अच्छा, वो उसे किसी भी प्राइस पे सेल करे, सिंगापुर एयरलाइंस को 70,000 रुपए जाना है, जिसमें से सिंगापुर एयरलाइंस 7,000 रुपए का कमीशन थॉमस कुक को देगी। अच्छा, थॉमस कुक ने लेट से इस वाले टिकट को 80,000 रुपए का सेल कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसे सिंगापुर एयरलाइंस को कितना देना है? 70,000। थॉमस कुक ने कितने का सेल किया? 80,000 रुपए का। तो साहब ये जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा थॉमस कुक ने कमा लिए, इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री इनकम या सप्लीमेंट्री कमीशन। इसको हम क्या नाम देते हैं? सप्लीमेंट्री इनकम या सप्लीमेंट्री कमीशन। तो लेट से अगर थॉमस कुक ने इस टिकट को 80,000 रुपए का सेल कर दिया, तो थॉमस कुक ने साहब 7,000 रुपए का कमीशन तो थॉमस कुक को सिंगापुर एयरलाइंस देगी और 10,000 रुपए इसने पैसेंजर से कमा लिए। अच्छा, 7,000 रुपए का कमीशन जो इसे सिंगापुर एयरलाइंस देगी, इसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड कमीशन। इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड कमीशन। और 10,000 रुपए इसने पैसेंजर से कमा लिए, इसको हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री इनकम या सप्लीमेंट्री कमीशन। अच्छा, अब परेशानी क्या हो रही थी? ये केस लॉ हुआ क्या? जब सिंगापुर एयरलाइंस ये 7,000 रुपए थॉमस कुक को पे करती थी इन द नेम ऑफ स्टैंडर्ड कमीशन, उस पे तो ये टीडीएस कर लेती थी अंडर सेक्शन 194H। पर ये जो 10,000 रुपए थॉमस कुक कमाता था फ्रॉम द पैसेंजर, उस पे सिंगापुर एयरलाइंस 194H का टीडीएस नहीं करती थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला सवाल बनता है कि क्या थॉमस कुक को जो भी पेमेंट करेगी सिंगापुर एयरलाइंस, उस पे क्या सिंगापुर एयरलाइंस को 194H का टीडीएस करना है? वो टीडीएस सिंगापुर एयरलाइंस को तभी करना है साहब जब थॉमस कुक सिंगापुर एयरलाइंस के बिहाफ पे काम करे, मींस उसका एजेंट हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले तो सर जी ये चेक कर लें कि क्या सिंगापुर एयरलाइंस और थॉमस कुक के बीच में, मींस ट्रैवल एजेंट के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है या नहीं है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे। टिकट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एयरलाइंस कंपनी, मतलब जो टिकट सिंगापुर एयरलाइंस थॉमस कुक को सेल करने को देती है वो सिंगापुर एयरलाइंस की ही प्रॉपर्टी रहती है, एंड इट्स ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, और उसकी ओनरशिप भी सिंगापुर एयरलाइंस के पास ही रहती है। मींस जो टिकट थॉमस कुक ने एक्वायर किया वो थॉमस कुक सिंगापुर एयरलाइंस के बिहाफ पे सेल करता है, उसके लिए सेल करता है, अपने नाम से सेल नहीं करता। अच्छा, एंड सेल्स द टिकट टू द पैसेंजर इन द नेम ऑफ एयरलाइंस कंपनी, मतलब सिंगापुर एयरलाइन। दूसरा, ट्रैवल एजेंसी कैन टेक ओनली दोज एक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द टिकट्स व्हिच वर प्रीवियसली अग्रीड बिटवीन द एयरलाइंस कंपनी एंड ट्रैवल एजेंट्स। मतलब ये हुआ कि सिंगापुर एयरलाइंस थॉमस कुक को जो भी टिकट सेल करने को दे रही है, उन टिकट के कॉन्टेक्स्ट में ट्रैवल एजेंट मींस थॉमस कुक सिर्फ वही एक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो कि ऑलरेडी सिंगापुर एयरलाइंस ने उसको करने के लिए अलाउ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि साहब आप कितने समय पहले तक इस टिकट को का जो है वो मतलब कैंसिलेशन करा सकते हैं, आपको जो रिफंड मिलेगा वो कितने समय तक मिलेगा, क्या ये टिकट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफरेबल है या नहीं है, इन मतलब टिकट्स में क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, आपको अगर एक्स्ट्रा बैगेज कैरी करना है तो उसके लिए क्या चार्जेस वगैरह होंगे, ये सब कुछ थॉमस कुक अपने तरफ से डिटरमाइन नहीं कर सकता, ये सब कुछ सिंगापुर एयरलाइंस बताएगी। ठीक बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि थॉमस कुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो एक्शंस परफॉर्म कर सकता है जो सिंगापुर एयरलाइंस ने ऑलरेडी थॉमस कुक को कहा होगा। मींस थॉमस कुक इज नॉट एक्टिंग इन हिज इंडिपेंडेंट कैपेसिटी बट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस। ठीक बात है। लास्ट पीएसए मतलब सिंगापुर एयरलाइंस और थॉमस कुक के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है इसको हम कहते हैं पैसेंजर सेल्स एजेंसी अग्रीमेंट। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि साहब जो थॉमस कुक है जो पैसेंजर्स मतलब ट्रैवलर्स को जो अक्वायर करता है वो अपने लिए या अपने नाम पे नहीं करता, वो एयरलाइंस कंपनी मींस सिंगापुर एयरलाइंस के बिहाफ पे करता है। तो इन सारी की सारी चीजों को पढ़ के एक बात तो समझ आ गई कि साहब सिंगापुर एयरलाइंस और थॉमस कुक के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, मींस P2A का रिलेशन है या PA का रिलेशन है। तो सिंगापुर एयरलाइंस
थॉमस कुक को जो भी पैसे देगी, व्हेन थॉमस कुक इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस फॉर सेलिंग इट्स टिकट, वो सर जी ब्रोकरेज या कमीशन बन जाएगा 194H के लिए। अच्छा तो सर ठीक है ना, सिंगापुर एयरलाइंस ने तो थॉमस कुक को 7,000 रुपए दिए, उस पर वो टीडीएस कर रही है, पर यह क्या 10,000 पे भी टीडीएस होगा? ये तो सिंगापुर एयरलाइंस नहीं दे रही, ये तो पैसेंजर से आ रहे हैं। प्लीज मेरी बात पे ध्यान दीजिए, 10,000 तो साहब पैसेंजर से आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कमीशन या ब्रोकरेज का मीनिंग क्या कहते हैं? कमीशन या ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। इंक्लूड्स एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय, मतलब कौन रिसीव कर रहा है? थॉमस कुक। के रिसीव कैसे कर रहा है? डायरेक्टली, डायरेक्टली मींस सिंगापुर एयरलाइंस से डायरेक्टली, मतलब 7,000 रुपए इन द नेम ऑफ स्टैंडर्ड कमीशन। और थॉमस कुक रिसीव कर रहा है इनडायरेक्टली फ्रॉम सिंगापुर एयरलाइंस मींस फ्रॉम द पैसेंजर 10,000 रुपए इन द नेम ऑफ सप्लीमेंट्री कमीशन, जब थॉमस कुक सिंगापुर एयरलाइंस के बिहाफ पे काम कर रहा है। सर जी मतलब क्या हुआ? अच्छा, थॉमस कुक मुझे वो टिकट सेल करता है, थॉमस कुक वो मुझे टिकट सेल करता है 80,000 रुपए का, मैं थॉमस कुक को 80,000 रुपए देता हूं। अच्छा, थॉमस कुक से वो टिकट में किसके मैं कौन सा टिकट खरीद रहा हूं? सिंगापुर एयरलाइंस का। मतलब थॉमस कुक जब मुझे वो टिकट सेल कर रहा है तो थॉमस कुक अब क्या अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहा है या सिंगापुर एयरलाइंस के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है? सर वो सिंगापुर एयरलाइंस के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, तो जो है मैं उसको 80,000 रुपए दूंगा या जो मैं उसको 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री कमीशन दे रहा हूं, तो साहब ये सप्लीमेंट्री कमीशन थॉमस कुक को उस समय मिल रहा है जब वो सिंगापुर एयरलाइंस के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है। भले ये कमीशन उसको डायरेक्टली सिंगापुर एयरलाइंस से नहीं मिल रहा, पर उस समय मिल रहा है जब वो सिंगापुर एयरलाइंस के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, इसलिए वो इनडायरेक्ट रिसिप्ट बन गया फ्रॉम सिंगापुर एयरलाइंस और वो कमीशन भी 194H के दायरे में आ गया। आर यू गाइस गेटिंग? क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, तो दोनों बातें क्लियर हो गई साहब। पहली बात ये क्लियर हो गई कि एयरलाइंस कंपनी और ट्रैवल एजेंसी के बीच में पीए का रिलेशनशिप है, मतलब प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि एयरलाइंस कंपनी जो स्टैंडर्ड कमीशन देती है वो भी 194H में कवर्ड है, और जो सप्लीमेंट्री कमीशन ट्रैवल एजेंसी पैसेंजर से कमाती है वो भी 194H में कवर्ड है, मतलब उस पर भी एयरलाइंस कंपनी को टीडीएस करना पड़ेगा। ठीक बात? अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाने से पहले मल्टीपल हाई कोर्ट्स में गया, तो मैंने आप यहाँ पे 2 हाई कोर्ट्स का जिक्र करना चाहूंगा। एक है साहब बॉम्बे हाई कोर्ट इन द केस ऑफ कतर एयरवेज। बॉम्बे हाई कोर्ट के केस के पास भी सेम केस गया, जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये माना कि हाँ साहब एयरलाइंस कंपनी और ट्रैवल एजेंट्स के बीच में P2A का रिलेशन है, और एयरलाइंस कंपनी जो स्टैंडर्ड कमीशन देती है उस पर भी टीडीएस बनेगा, एयरलाइंस कंपनी जो सप्लीमेंट्री कमीशन देती है उस पर भी टीडीएस बनता है। पर सप्लीमेंट्री कमीशन पे टीडीएस मत करना। क्यों? क्योंकि एयरलाइंस कंपनी को ये नहीं पता होगा कि किस ट्रैवल एजेंट ने कितने टिकट्स कितने एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल किए, क्योंकि वो डेटा एयरलाइंस कंपनी के पास नहीं होगा, इसलिए हम एयरलाइंस कंपनी को सप्लीमेंट्री कमीशन पे टीडीएस करने से एग्जेम्प्ट करते हैं। और उन्होंने इसके पीछे रीजन क्या दिया? बिकॉज इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द एयरलाइंस कंपनी टू हैव अ रिकॉर्ड दैट विच ट्रैवल एजेंट हैव सोल्ड हाउ मेनी टिकट्स फॉर हाउ मच एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री इनकम। क्योंकि साहब वो डिटेल ही नहीं है, इसलिए एयरलाइंस कंपनी को सप्लीमेंट्री कमीशन पे टीडीएस नहीं करना। पर बॉम्बे हाईकोर्ट एक बात भूल गया, या एक बात को उसने ध्यान नहीं रखा कि सर ट्रैवल एजेंट जो होते हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, उन्होंने किस किस पैसेंजर को कितने कितने का टिकट सेल किया और किस किस एयरलाइंस का टिकट सेल किया और कितना सप्लीमेंट्री कमीशन कमाया, कितना स्टैंडर्ड कमीशन कमाया, ये सारी की सारी जानकारी वो बीएसपी को प्रोवाइड करता है। और ये पूरा का पूरा बीएसपी के पास रिकॉर्ड रहता है कि हर एक ट्रैवल एजेंट ने किस किस एयरलाइंस कंपनी से कितना स्टैंडर्ड कमीशन कमाया और कितना सप्लीमेंट्री कमीशन कमाया। Are you guys getting? पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको इग्नोर कर दिया और कह दिया कि ठीक है साहब, जब आप सप्लीमेंट्री कमीशन पे करोगे उस पे आपको टीडीएस नहीं करना। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगापुर एयरलाइंस के केस में ही इस चीज को कहा कि आपको सप्लीमेंट्री कमीशन पे भी टीडीएस करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग हाई कोर्ट्स ने डियर अलग अलग जजमेंट्स दे दिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सप्लीमेंट्री कमीशन पे टीडीएस मत करना, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सप्लीमेंट्री कमीशन पे टीडीएस कर लेना। मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को अपील किया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि सारा का सारा डेटा बीएसपी के पास रहता है और जब सेटलमेंट हो रहा होगा तो सिंगापुर एयरलाइंस को बहुत इजीली पता चल जाएगा कि किस किस ट्रैवल एजेंट ने कितना कितना सप्लीमेंट्री कमीशन अर्न किया उनके टिकट को सेल करके। इसलिए
इसलिए एयरलाइंस कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने स्टैंडर्ड कमीशन पे भी 194H करेंगी और सप्लीमेंट्री कमीशन पे भी 194H करेंगी। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये दोनों पे 194H करेंगी, ये एयरलाइंस कंपनी के लिए मैंडेटरी है। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, तो साहब ये तो बात हो गई जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो चलिए मेरे साथ साथ देख लें। जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं इन्होंने 80,000 रुपए का जो टिकट सेल किया, इसमें 1 लाख रुपए होता है बेस टिकट प्राइस, जो कि मैक्सिमम सेल्स प्राइस होता है, जिसपे मतलब कमीशन पे होता है। अच्छा, फेयर प्राइस जो एयरलाइंस कंपनी फिक्स करती है, लेट्स से हमारे केस में 70,000 रुपए, तो एयरलाइंस कंपनी ने थॉमस कुक को बुलाओ यार कि इस टिकट को आप 70,000 का सेल कर सकते हो। थॉमस कुक इसे 70,000 रुपए से लेके 1 लाख तक का सेल कर सकता है, बट यदि उससे वो कम का सेल करेगा तो भी उसे एयरलाइंस कंपनी को 70,000 रुपए पर टिकट देना पड़ेगा। अच्छा, लेट्स से थॉमस कुक इसे एक्चुअली 80,000 रुपए का सेल करता है, तो ये जो 10,000 रुपीज है, इसको आप नाम देंगे सप्लीमेंट्री कमीशन या फिर एडिशनल इनकम। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से साहब ट्रैवल एजेंट ने कितने पैसे कमाए? ट्रैवल एजेंट ने स्टैंडर्ड कमीशन कमाया 7,000 रुपए फ्रॉम द एयरलाइंस कंपनी, और ट्रैवल एजेंट ने सप्लीमेंट्री इनकम या फिर कमीशन कमाया 10,000 रुपीज फ्रॉम द पैसेंजर। ठीक है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अल्टीमेटली यहाँ पे बोला कि स्टैंडर्ड कमीशन पे भी टीडीएस करो और सप्लीमेंट्री कमीशन पे भी 194H का टीडीएस करो। तो एयरलाइंस कंपनी को दोनों पे टीडीएस करना पड़ेगा, बीइंग द स्टैंडर्ड कमीशन और द सप्लीमेंट्री कमीशन। अच्छा, तो सर ये तो बात हुई जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया उसके बाद से, पर जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं जहां पे एयरलाइंस कंपनी ने सप्लीमेंट्री कमीशन पे टीडीएस नहीं किया, उसका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, सप्लीमेंट्री कमीशन पे आपने टीडीएस नहीं किया, आपको 194H के हिसाब से उस पर टीडीएस करना था, आपने उस पर टीडीएस नहीं किया, इसका मतलब आपने टीडीएस नहीं किया, यू फेल टू मेक टीडीएस एज पर द प्रोविजंस ऑफ दैट। तो उन एयरलाइंस कंपनीज के अगेंस्ट दो चीजें चल रही थी, एक तो उनके खिलाफ चल रहा था, मतलब एक तो उनको पेनल्टी लगाई गई थी 271C की, उनके ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग थी, और 201(1)A का उनके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया गया था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी पेनल्टीज थी 271C की उसको क्वैश कर दिया सेक्शन 273B को इन्वोक करते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब यहाँ पे ना 271C की पेनल्टी एयरलाइंस कंपनीज के ऊपर नहीं लगाई जा सकती डिस्पाइट उन्होंने सप्लीमेंट्री कमीशन पे टीडीएस नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने 194H का वायलेशन किया। तो सर फिर पेनल्टी आपने फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स क्यों क्वैश कर दी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट लेवल के जजमेंट्स हैं साहब, हाई कोर्ट्स कह रहा है कि सप्लीमेंट्री कमीशन पे टीडीएस मत करना। बताएं, मल्टीपल हाई कोर्ट्स बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री कमीशन पे टीडीएस मत करना, तो अगर एयरलाइंस कंपनी ने टीडीएस नहीं किया तो उन्होंने क्या गलती की? देयर वाज अ जेन्युइन लीगल इशू। इसलिए हम ये मानते हैं कि जेन्युइन लीगल इशू होने की वजह से रीजनेबल कॉज है फॉर फेलियर टू मेक टीडीएस, इसलिए हम सेक्शन 271C की पेनल्टी प्रोसीडिंग को क्वैश करते हैं, पर 201(1)A का इंटरेस्ट तो लगेगा। तो आप एयरलाइंस कंपनी को 201(1)A का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो उनके खिलाफ 271C चल रहा था वो कैश हो जाएगा। और जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, इसके बाद से एयरलाइंस कंपनी को स्टैंडर्ड कमीशन पे और सप्लीमेंट्री कमीशन पे दोनों पे 194H का टीडीएस करना पड़ेगा 5% के रेट पे। सो आई होप आपको ये बात समझ आई। तो डियर, इसके बाद के जितने भी केस लॉज हैं आप अकॉर्डिंगली ये QR कोड जो दिए गए हैं आपको यहाँ पे, आप इस QR कोड को स्कैन करें और इसका जो एनालिसिस वीडियो है आपके सामने ओपन हो जाएगा।